राम भाई। तो जब तक कोई भी नहीं जुड़ता ना, तब तक एक गीत गा के सुनाता, ठीक है। ये तो राख की ढेरी होगे सैं, ये तो तेरी मेरी होगे सैं रे, किन मानसा की बात करूं, ये तो बड़े रजैरी होगे सैं, ये माया चावण लाग गए, ये मानस खावण लाग गए, लालच ने गावण लाग गए, कतली रमलेरी होगे सैं रे, राख की ढेरी होगे सैं, तो तेरी मेरी होगे सैं, किन मानसा की बात करूं, ये तो कती रजैरी होगे सैं रे, मन में पाप जमावे सैं, मुख पे मुखिए मुस्कावे सैं, बस लोभे लोभ नचावे सैं, ये तू बाट पसेरी होगे सैं, राख की ढेरी होगे सैं, ये तो तेरी मेरी होगे सैं, किन मानसा की बात करूं, ये तो कतीर जैरी होगे सैं, ये तो चिड़िया काग बिखार गए, ये तो सांझे जोड़ पुगार गए, धरती पर जुलम बढ़ार गए, ये तो मौत की फेर होगे सैं, ये तो तेरी मेरी हो रे सैं, ये तो राख की ढेरी हो रे सैं रे, किन मानसा की बात करूं, ये तो कतई रजैरी हो रे सैं, कोई हंसता गाता सुहाता ना, कोई प्रेम प्यार न बढ़ाता न, कोई दिल तय दिल न लगाता ना, आँख्या की चेरी हो रे सैं, ये तो राख की ढेरी हो रे सैं, ये तो तेरी मेरी हो रे सैं रे, किन मानसा की बात करूं, ये तो कती रजैरी हो रे सैं, ये तो कती रजैरी हो रे सैं। तो भाई बड़े दिनों बाद आप सबसे बात करने का मौका मिला है, तो भाई जिसको भी जो भी बात हो वो लिखते रहना यार, टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। वन वे कम्युनिकेशन में ना फिर दिक्कत होती है, फिर मैं अपनी अपनी बताए जाऊंगा, तारी तो सुनेगी नहीं। पिछले 2-3 महीने में बड़ी अजीबोगरीब चीजें हुई। राजनीति को बहुत ज्यादा पर्सनल ले लेते हैं लोग। एक लड़ाई चल रही है, विचारधारा की लड़ाई, लंबी लड़ाई, कोई आज की लड़ाई नहीं है भाई। यह लड़ाई है ना बहुत लगभग ये लड़ाई जिस टाइम पे इस्लामिक इन्वेजन हुआ था दारा तृतीय के ऊपर ईरान में 623 BC के दौरान, लगभग वो पीरियड था, उस टाइम से भी पुरानी ये लड़ाई चल रही है। तो उसी लड़ाई के दौरान राजनीतिक रूप से जब लड़ाई शुरू हुई, क्योंकि मैदान बदल गया, डेमोक्रेसी का मैदान हो गया, पहले लठ तलवारों का मैदान था, और उस डेमोक्रेसी के मैदान में ना एक बहुत बड़ी चीज होती है जिसको कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी। अब एंटी इनकम्बेंसी से पर बात करने से पहले हमें एक दो चीजें और पता होनी चाहिए कि हमारा जो देश है वो 150 करोड़ लोगों का देश है। पूरी दुनिया की बहुत बड़ी पॉपुलेशन इस देश के साथ जुड़ी है, और बाकी पूरी दुनिया के हित और अहित यहां जुड़े हैं भाई। 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ, आखिरी चुनाव था ये, और ये बात पहले भी हमने बहुत बार कही है कि भाई ये आखिरी चुनाव है, ये आखिरी चुनाव है, ये आखिरी चुनाव है, जिससे जो जोर लगाया जाता हो लगा लो, ये आखिरी चुनाव है। अगर तुमने मोदी को प्रधानमंत्री बनने से रोक दिया तो तुम विजयी हो जाओगे। 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी जब मनमोहन सिंह सरकार की थी, तो मनमोहन सिंह सरकार के जाने के बाद कांग्रेस का क्या असर हुआ था वो एक बार याद करो, और किस तरह से पार्टी ही खत्म होने की कगार पे पहुंच गई थी। मोदी फिर से सरकार बना रहा है, 9 तारीख को शपथ लेने की बात है। आज एनडीए के गठबंधन जो दल हैं वो भी बढ़ गए हैं, और आगे आगे और भी ये बढ़ते ही चले जाएंगे। कई लोग एक ऐसा ही फितूर उतार रखा है, ऐसा फितूर उतार रखा है, अरा दिया, सरिया काट दिया, यूं कर दिया, फलानी चीज कर दी। यकीनन कोई भी पार्टी हो, वो अपने कार्यकर्ता तो यूं ही कहोगे कि भाई तुम इतनी जीतोगे, तुम बढ़ा चढ़ा के ही जीतोगे। कोई यूं कहता तुमने आज तक सुना?
बीएसपी के कैंडिडेट थे हरियाणा में, चलो बीएसपी छोड़ दो, लोकदल के ही कैंडिडेट थे, पूरी दुनिया ने यह बात पता थी, उन्होंने खुद यह बात पता थी कि नहीं जीत सकते, लोकदल के कैंडिडेट कभी भी नहीं जीत सकते। फिर भी वो यूं कौन थे कि हम जीतेंगे। बीएसपी के भी यूं कौन थे, जिस मेरे भाई का जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 1000 वोट भी नहीं आए, वो भी यूं कौन थे हम जीतेंगे। तो इस बीच में जिस पार्टी को हमने सपोर्ट कर, हम आज भी धर्म के साथ खड़े, हमें कोई पार्टी से इतना ज्यादा है भी नहीं लगाओ। कल को कांग्रेस कह दे भाई कि हम है ना स्वतंत्र हिस्ट्री लिखवाएंगे, इतिहास जो है वो आला उदल भी उसमें होंगे, गोकुला जाट भी उसमें होंगे, उसमें हमें ये पता होगा कि महाराजा सूरजमल के फोर फादर्स क्या क्या थे, उसमें हमें महाराजा रणजीत सिंह का पता होगा, हमें महाराणा का पता होगा, हमें शिवाजी का पता होगा, और हमें हमारे जो सुदास जी का पता होगा, हमें इस पूरे इतिहास का पता होगा, और जो चीजें हमारी सभ्यता और संस्कृति से जुड़ी हैं। कांग्रेस कहेगी ठीक है भाई, देखो कब्जा करना तो नालायकी है ना, चाहे किसी के भी कब्जा हो। तो अगर हमारी धर्म की जगह पे कहीं पे कब्जा, तो कांग्रेस आके खुला आके कहे कि ठीक है भाई मैं संस्कृति के साथ, तो हमें कांग्रेस से कौन सा वो है। लेकिन कांग्रेस नहीं कह रही है, कांग्रेस कुछ नहीं कह रही है। इस वजह से हमारी जो सहानुभूतियां और हमारी जो मेहनत थी वो सारी की सारी भाजपा के साथ थी, और नरेंद्र मोदी जी के अंदर आज भी हमारा विश्वास, और उस टाइम पे हमारा विश्वास था। और मुख्य मुद्दा था तीसरी बार सरकार बनाना। दुनिया, पूरी की पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के बीच में है, उसके बावजूद पूरी दुनिया खिलाफ खड़ी है। जॉर्ज सोरोस खिलाफ खड़ा है, मार्क जकरबर्ग खिलाफ खड़ा है, हर कोई खिलाफ खड़ा है, हर कोई खिलाफ खड़ा है। लेकिन इस दौर में सरकारें बदलना बहुत मुश्किल हो भाई। पुतिन 85% मैंडेट ले आया, जी जिनपिंग अपने क्लियर मैंडेट के साथ बैठा है। अब पूरी दुनिया जो है वो अमेरिकन इलेक्शंस की तरफ देख रही है कि अमेरिकन इलेक्शंस में डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है अगला कि भाई अगर जेल होगी तो अंदर से लड़ूंगा, कोई बात नहीं, जीत भी जाएगा वो। तो इस पूरे के पूरे सिचुएशन के अंदर एक अकेला आदमी 240 सीट ले आया। जातीय जोर जितना इस बार लगा है, इस बार भयंकर जोर लगा है, भयंकर। इससे ज्यादा जाति कभी भी कंसोलिडेट नहीं हुई थी, चाहे वो चौधरी देवीलाल का वक्त रहा, चाहे चरण सिंह का वक्त रहा, चाहे उससे पहले किसी का भी, चाहे वो मुलायम सिंह का भी दौर रहा हो, लालू प्रसाद यादव का भी दौर रहा। जातीय संगठन जितने संगठित इस बार थे, इतने संगठन कभी भी नहीं। और एक बात की और तह तक है गारंटी इस चीज की, आगे भी नहीं होंगे, क्योंकि ये मजबूती की इंतहा थी, इससे ज्यादा मजबूत नहीं हो सकते जातीय संगठन। उसके बावजूद वो एक अकेला आदमी 240 ले आया। एप्रिशिएबल मैन। सरकार बना रहे हैं वो, और यही सरकार ही बनानी थी। अब तेजा भगत, यार तू नाम इतना अच्छा लग रहा है, मैंने कहा 240 ले आया, ठीक है 240 अकेले भाजपा। एक तो इनका है ना, ये जो कांग्रेस के लोग हैं और जो ये विरोध के आदमी, कांग्रेस के भी आदमी नहीं है। पर्टिकुलरली अगर मैं जाट की बात करूं, जाट का पूरा जीवन विरोध में कटता है, चाहे कहीं चले जाना। जाट को हमेशा इसका भी विरोध, उसका विरोध, और जाट कभी भी कभी भी कभी भी तथ्यों पे बात नहीं करे। पर्टिकुलरली इस तरह के जाट जो होते हैं, जिनको ये नहीं पता कि मैंने बात करी है बीजेपी की 240 की, भाई पता नहीं कौन सी ही दुनिया में। अबे ढोला मारू मत पिए करो, मतलब यार मैंने ढोला मारू नहीं पी, कोई भाई बताओ ना यार, ढोला मारू का जो है वो असर किए हुए है। राजनीति में हर कोई चोर होता है मेरे भाई, ये बात खुल के लिख लेना, और अपने बच्चों को समझाना, उसके बच्चों को भी समझाना कि राज करने की जो नीतियां हैं, अंग्रेजी में तो बहुत गंदा शब्द है इसके लिए, पॉलिटिक्स। पॉली का मतलब बहुत सारे, और टिक्स का मतलब पता है क्यों है, चिच्चड़, पॉलिटिक्स। तो अगर तुम्हें यह लगता है कि तुम पॉलिटिक्स के अंदर जाकर गौतम बुद्ध ढूंढ लोगे, ओशो ढूंढ लोगे, लाओत्सु ढूंढ लोगे, वो राजनीति में नहीं मिलते, कभी भी नहीं मिलते। इतने कंसोलिडेशन के बाद भी वो एक सरकार बनाने में आए हैं, ये बहुत अच्छी बात है और बधाई है। हमें इस बात पे खुश होने वाले लोगों को ये सोचना चाहिए कि आप खुश किस पे हो रहे हो, कि मोदी की 400 नहीं आई इस वजह से हम खुश हैं, हमारी 99 आ गई कोई दिक्कत नहीं है। प्रधानमंत्री तो वो फिर भी बन रहा है, वो उसकी मेहनत थी कि 10 साल के बाद तीसरे टर्म का इलेक्शन सबसे खतरनाक इलेक्शन होता है। दुनिया भर की डेमोक्रेटिक मॉडल्स जितने हैं, जो ये हम जिस डेमोक्रेसी को हम फॉलो करते हैं,
इस डेमोक्रेसी के जितने मॉडल हैं वहां पे दुनिया भर में तीसरे नंबर पे सरकारें रिपीट नहीं होती। यहां तक कि अमेरिका के अंदर डेमोक्रेसी नहीं, रिपब्लिकन सिस्टम है, रिपब्लिक सिस्टम है, वहां पे गणतंत्र है। वहां पर भी उन्होंने भी 2 बार ही रखा है कि तीसरी बार तो लड़ने नहीं देंगे। उनको भी पता है कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी को बीट करना इम्पॉसिबल, काइंड ऑफ इम्पॉसिबल। अमेरिका ने अपने संविधान के अंदर ही अमेंड कर दिया कि भाई 2 बार ही लड़ सकते हो, क्योंकि तीसरी बार तो हमें पता है तुम वैसे भी हारोगे। लेकिन फिर भी वो एक आदमी जीत के आया, और बहुत प्यारी जीत थी ये। बहुत सारे लोग मैंने देखे, और इनसे तो कोई शिकायत नहीं है। ये जो भाई हैं ये तो ना समझ भाई हैं, इनकी घर वापसी जल्दी करवाएंगे। हम आपस में लड़ रहे हैं सारे के सारे, जितने भी हम हिंदू हैं, जितने भी हम राष्ट्र भगत हैं, जितने भी हम राष्ट्रवादी हैं, आपस में लड़ रहे हैं। हम अयोध्या जाएंगे तो पानी नहीं लेके जाएंगे। भाई अयोध्या से 5 लाख 5.5 लाख वोट आ रखे हैं, वो लोगों का तो मनोबल मत तोड़ो। जाति को तोड़ना इतना आसान नहीं है मेरे भाई, वो 1000 साल से बोई गई है यहाँ पे। और अगर तुम्हें लगता है कि 1000 साल से बोई गई चीज को तुम 10 साल में उखाड़ दोगे तो नहीं उखड़ती, नहीं उखड़ती। जातीय अभिमान जो है, जातीय दंभ जो है, जातीय अहंकार जो है, वो पिछले लोगों ने मार्शल तक कह दिया। मार्शल का मतलब होता है, जो ये मार्शल कौमें करते हैं ना, इनके लिए खास तौर पे बता रहा हूं। जो मार्शल शब्द है ये फ्रेंच या जर्मन शब्द है, फ्रेंच है शायद। इसका मतलब होता है घोड़ों की सेवा करने वाला, मतलब घोड़ों के लिए काम करने वाला। अ स्लेव हु टेक केयर ऑफ द हॉर्सेज, यानी कि जो घोड़े हैं उनका नौकर, उसको कहते हैं मार्शल। फिर मार्शल के अंदर एक अलग से ही हम मार्शल हैं, हम मार्शल हैं। Do you even bloody know to whom they call marshal? जिन्होंने अपने देश के साथ गद्दारी करके अंग्रेजों की फौज में जाके नौकरी करने का फैसले किए थे, उनको उन्होंने मार्शल कही। स्ट्रेंज। कुलबीर जाखड़ डॉक्टर साहब ने कहा है कि भाई इनको ये भी बताओ कि पिछले 8 साल में कोई नई कंपनी हरियाणा में क्यों नहीं आई रही से। नहीं इनको इतनी बातें नहीं बताते जाखड़ साहब। और डॉक्टर साहब का यार मैं आप सबसे परिचय करवाना चाहता हूं। डॉक्टर साहब एमडी हैं, पीजीआई रोहतक, वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉलेज इन होल ऑफ द नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत के अगर किसी भी अच्छे डॉक्टरी कॉलेज की बात, यूनिवर्सिटी की बात होती है तो पीजीआई रोहतक की बात आती है। डॉक्टर कुलबीर जाखड़ उस यूनिवर्सिटी के चमकते हुए सितारे थे और टॉपर्स में से एक थे। कहीं पर भी नौकरी कर सकते थे। इन्होंने बेंगलोर भी नौकरी की है, गुड़गांव भी नौकरी की है। लेकिन फिर भी इस आदमी ने ना, मेरे को इस आदमी की क्या बात अच्छी लगी, इसने फिर भी अपने गांव मातनहेल आके हॉस्पिटल खोला। वो हॉस्पिटल शायद उतनी अच्छा ना चल पाए जितना पैसा ये बेंगलोर में रह के कमा सकते। तो दोनों पति पत्नी दोनों डॉक्टर है, लेकिन फिर भी गांव में आए, गांव में हॉस्पिटल खोला, गांव के लिए कुछ किया। बन चाहे मोदी जाओ, चाहे योगी जाओ, चाहे राहुल गांधी जाओ, चाहे अजय हुड्डा जाओ, चाहे अभय हुड्डा जाओ, ये अभय चौटाला जाओ, तुमने कमा के ही खाना है। तुम्हारी जीवन स्तर तुमने ही बढ़ाना है। अब तुम्हें क्या लगता है कि हमने मोदी को 400 आने से रोक दिया, तुम्हारे जीवन में क्या बदलाव आ गया बताओ। क्या बदलाव आ गया तुम्हारे जीवन में? पर वो तो अभी भी प्रधानमंत्री बन गया, और जो केंद्र की स्कीमें वो अभी भी चलती रहेंगी। अगर तुमने यूं लगे है कि कोई आदमी खटाखट तुम्हारे अकाउंट में महीने के 8,500 रुपए डलवा देगा हर महीने, फिस्कल डेफिसिट इतना बढ़ जाएगा कि वो जो तेल की कीमत है उसी तेल की कीमत को डबल कर देगा। नया पैसा नहीं होता, उसी पैसे में से तुमसे ही पैसा लिया जाता है और तुमको वापस कर दिया जाता है। एक जेब से तुम्हारे निकाला जाता है, दूसरी जेब में तुम्हारे डाल दिया जाता है। ये टैक्सेशन की नीतियां तुम्हें समझनी होगी कि पैसा तुम्हारा ही है, तुम जेब में कैसे भी डाल लो। अब हरियाणा के अंदर कंपनी क्यों नहीं आई? इस वक्त पे पिछले 3 साल से भारत के अंदर रिकॉर्ड तोड़ इन्वेस्टमेंट है, रिकॉर्ड तोड़ इन्वेस्टमेंट है। हर बड़ी कंपनी दुनिया भर की यहां पे आके अपनी कंपनियां लगा रही है। वर्ल्ड बैंक से लेके फोर्ब्स से लेके जितनी भी बड़ी बड़ी इकोनॉमिक फोरम्स हैं, हर किसी की रिपोर्ट्स सामने है, हमारे बैठे हैं सामने बिल्कुल कि ये पैसा है। हरियाणा में कितना है? एक नई कंपनी नहीं, एक नई कंपनी नहीं आई। क्यों? क्योंकि हमने तो सर ये काटने हैं मजदूरों, तो तुम करोगे क्या सर ये निकाल के? मैं ना एम स्टोरियो में रहता था गुड़गांव,
एमएस स्टूडियो का ऑर्डर आ गया कि भाई इसमें से है ना ये बिल्डिंगें कुछ इलीगल है, इनको गिरा दिया जाए और यहाँ से सरिये निकाल लिए जाए, तो वहां से सरिये निकाले गए, वो मुड़े तुड़े सरिये में तुम क्या करोगे, कबाड़ी बनोगे ये सरिया का। लोहे का सरिया पता है कै रुपये किलो बिका है, लोहे का सरिया शायद 35 या 40 रुपए किलो बिकता होगा पुराना। तुम करोगे कि सरिया का, हमने फलाने का सरिया काट दिया, हमने फलाने का सरिया काट दिया, सरिया तो तारा लिकड़ा पड़ा है। 99% जो इस टाइम पे किसान है केसीसी का कर्जदार है, मैं खुद एक किसान हूं। 99% जो किसान है उसका कर्जा चढ़ा पड़ा है सिर्फ 2% वाला। कोई गांव में ठा रहा है, कोई आड़ती पे ठा रहा है, कोई रिश्तेदारी में ठा रहा है। और आगे भी कोई हालात ऐसे हैं नहीं कि या फसल बेच के तो तुम यो कर्जा तार दोगे, तो सरिये तो अपने निकल गए। अगर मोदी कल प्रधानमंत्री नहीं भी रहा, 3 बार का तो सीएम है, 2 बार का पीएम है, 3 बार की तो वह पेंशन और 2 बार की यह पेंशन मिला के ना 12 लाख के लगभग बन जाए। वो तो फिर भी 12 लाख रुपए ले लेगा महीने के, 12 लाख। तुम कितने लोगे बताओ। तुमने तो तुम्हारा गेहूं बेचना है, तुमने तो तुम्हारी बाजरी बेचनी है। तुमने कभी यूं सोचा है कि कोई नेता के ना आज तक किसी ने यूं क्यों नहीं कहा कि भाई तुम मना बनाओ, मैं बाजरी को महंगी से महंगी बिकवाऊंगा, चाहे मैं इसको श्री अन्न बोल के बिकवाऊं, चाहे मैं इसको सुपर फूड बोल के बिकवाऊं। कभी तुमने इस चीज की मार्केटिंग की सोची? गालियां देना बहुत आसान है, तोलाराम लेगा किसी को भी, देखने वाले 6 हो या देखने वाला एक भी ना हो, क्या फर्क पड़ेगा। लाउत्सु के पास एक भी नहीं होता था देखने वाला, लाउत्सु फिर भी अपनी बातें लिखता था। मैं देखिए किताब लिखता हूं अपनी, तो एक भी नहीं होता। बातें तुम जैसे लोगों को सुनाने के लिए नहीं की जाती। देख तू भी तो देख ही रहा है ना, है तो बता, देखने तो तू भी लग रहा है यार। तो जब तू देखने लग रहा है तो तेरी और मेरी तो बात हो गई। ये 6 के 2 ही आदमियों की होनी चाहिए बात तो। और आपस में मत लड़ो यार, ये तो कोई बात नहीं है, तो ना समझ लोग हैं। कोई भाई जुड़ना चाहता हो तो जुड़ जाओ यार। संपत चौधरी एड, तो आप तुम क्यों इस तरह की बात, कोई और भाई भी अगर जुड़ना चाहते हो या कोई ऐसा भाई हो जिसके मन में उत्साह और प्रफुल्लित हो रखा हो, ठीक है। अब क्यों बतानी थी भाई रामनिवास चौधरी पहले। भाग्य होता है हर किसी का, देश का भी एक भाग्य होता है, और तुम भाग्य नहीं बदल सकते। इसीलिए पहले कभी किसी को कुछ भी ना बताओ, क्योंकि फिर भाग्य बदल जाता है यार। और नियति जो ना, हाँ संपत भाई दोबारा भेजो, मैंने कोशिश करी वाइड हुआ, तो भाग्य क्यों बदलना है। हमने तो किसी को नहीं बताई, मैं तो किसी मंच से किसी के लिए वोट मांगने भी नहीं गया। और मैंने कहा कि चुनाव हो चुका है भाई, तुम भी इतना ज्यादा इसमें हेडेक मत लो। कुछ नहीं माननी मेरी बात, कुछ नहीं माननी, ठीक है। जिस भी पार्टी या नेता का सर, ये सचिन बलोदा है भाई, ये सचिन को मैं जानता हूँ, ठीक है। सचिन का बताता हूँ आपको। सचिन एक निजी गुलाम होता है ना जो खानदानों का, ये वो लड़का है, ठीक है। सचिन बलोदा नाम, और ये चौटाला परिवार का निजी रखेल टाइप। मतलब चल यार मैं तेरे लेवल पे जाके बात नहीं करूंगा। ये कह रहा है कि मैं जिस पार्टी के साथ लगता हूँ मैं उस पार्टी का बंटाधार कर देता हूँ। बहुत अच्छी बात है यार, मैं तो भैरव हूँ ना। हम तो अघोरपंथी हैं, अघोरपंथी शिव के आराध्य मानते हैं। हम शिव को अपना पिताश्री मानते हैं। हमारा तो काम ही वो है। और तू छड़ा माँ के सिजेरियन करवाएगा कि छड़ा में प्रेग्नेंट औरत नहीं लाई जाती, छड़ा के अंदर लाए जाते हैं मुर्दा शव, और उन मुर्दा शवों को जलाना ही हमारा काम है। बाकी तुम जिस पार्टी में रहे तुम तारी नहीं बताते यार। तुम किस बात के खुश हो लोक दलियो, तुम्हारी तो मैं पूछना ही भूल गया। तुम्हारी तो जमानत नहीं बची एक सीट पे, और तुम फिर भी कह रहे हो कि ये है वो है। मैं तो जिन दिन ना 2014-15 में मैं जेएनयू में रहता था, 2000 एआईएसएफ की तरफ से गया था मैं, 2016 में पहला प्रेसिडेंट एआईएसएफ का बना था। और ये मेरे तेजाजी महाराज का मेरे ऊपर आशीर्वाद है कि राजस्थान में जो पहली पार्टी बनी उस पार्टी का फाउंडिंग मेंबर्स था। उस मतलब आज भी वो पार्टी तुमसे अच्छा प्रदर्शन करके गई है, जबकि वो पार्टी मात्र और मात्र एक सीट पे लड़ रही थी, सचिन बलोदा। तो एक बार जुड़ने यार सचिन, तुमसे तो अलग से ही बात करनी है। अब यही सत्य है। एक बात बताऊं यार, गौतम बुद्ध से पूछा गया कि सत्य क्या है, ये मैंने अबे को भी बोल ली थी। मैं एक अबे अपना अच्छा दोस्त, मगर यार
अबे भाई साहब एक बात बताओ यार, ये तो अहंकार की पराकाष्ठा है कि गौतम बुद्ध ने ये कहा कि भाई मेरे को भी नहीं पता सत्य क्या है, हर किसी का सत्य अलग, और तुम कह रहे हो अबे ही सत्य है। मैं क्या, फिर कुछ ज्ञान की बात बताओ सत्य की। बोला मैंने नहीं आता घंटा, ये दो चार जो मेरा आगा पाचा जी ने मेरा नाश करवाया ना देवीलाल परिवार का, पूरे का धोना धो दिया। बोला यही गाई जाओ मैं है। गजब है यार, सही है। मेघराज जाजरा पंचोरी कह रहे हैं कि अबे भाग्य का पंडित मत बन, तूने भी फेरे बिन पंडित लिए थे। मैं सजा काट रहा हूं मेरे भाई उस चीज की। मैंने जो पाप किया था वो पाप था कि हाँ मैं उन दिनों नास्तिक था, और मेरे नास्तिक भी बहुत, अब वो जो मेरे भाई यहाँ पर हैं वो मेरे को मेरे नास्तिक काल की बातें जानते होंगे। वो पाप थे भाई मेरे, तुमने मत काटियो, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ वो पाप मत करियो, तुमसे नहीं कटेंगे। तुम आत्महत्या कर लोगे, ऐसी ऐसी चीजें जब झेलनी पड़ती हैं तो तुम आत्महत्या कर लोगे। मेरे भाई मत करियो, बहुत तगड़े पाप हैं। और मैं उन्हीं पापों का है ना, मैंने जो पश्चाताप या जो मेरे सजा है वो बहुत अलग है। तुम समझ भी नहीं सकते कि वो कैसी सजाएं हैं। मत करियो कभी भी पाप। मैं नास्तिक था और मैं तो अंधों का काना राजा था भाई। वो है, ये सब कुछ उसी का बनाया है, ये सब कुछ वही चला रहा है। अगर तुम्हें ये वहम हो ना कि एक पत्ते के ऊपर भी तुम्हारा असर है, ये दुनिया में जब आप इस दुनिया के अंदर एल्गोरिदम्स पढ़ोगे, इस दुनिया के एल्गोरिदम, तो माइसिलियम नेटवर्क के बारे में पढ़ना। तुमने पढ़ना तो है नहीं, कितना ही बताएंगे, चलो एक दो तो कोई तो पढ़ेगा। आने वाली भविष्य की पीढ़ियां जब इस लाइव ब्रॉडकास्ट को देखेंगी तो वो बहुत प्रफुल्लित होंगी। 100 साल बाद सोचो जब ये लाइव ब्रॉडकास्ट सुनी जाएगी तो 100 साल बाद के लोग क्या बोलेंगे। 100 साल बाद के लोग बोलेंगे बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो माइसीलियम नेटवर्क है यहाँ पे, और यहाँ पे इतनी सारी डायमेंशन है। हमारी आंखें बहुत थोड़ा 77 हर्ट्ज से लेके 150 कुछ तक के हर्ट्ज तक की हमें वॉल्यूम और जो टिमटिमाहट है हमें वो दिखाई देते हैं। उससे ऊपर नीचे की तो हमारी आंखें देख ही नहीं सकते। और ये बहुत बड़ी दुनिया है। अगर तुम्हें ये लगता है कि कांग्रेस मीन कांग्रेस, इट मीन यू नो नथिंग। कांग्रेस मीन अ सेगमेंट ऑफ इंटरनेशनल पावर वेयर दे आर कोलैबोरेटिंग, वो है कांग्रेस। और राइट नाउ कांग्रेस इज वेरी मच कोलैबोरेटेड विद द क्राउन। दुनिया को चलाने के लिए बहुत सारे संगठन है। एक संगठन का नाम आप सबने सुना, भाई रिक्वेस्ट भेज मेरे भाई, ये नहीं आई है मेरे पास। मेरे पास इनवाइट इनवाइट आई है, मेरे पास कोई रिक्वेस्ट नहीं आई है मेरे भाई। तो जो वो इल्यूमिनाटी का नाम बहुत सुना होगा आप सब लोगों ने, फ्री मैसनरी का नाम सुना होगा, क्यू का नाम सुना होगा, क्राउन का नाम सुना होगा। एक नया नाम बताता हूँ आपको, वो नहीं सुना होगा, छोड़ो क्यों बताना है। बहुत सारे दुनिया के अंदर ऐसे संगठन है। दुनिया में सरकारें बदलना बहुत ज्यादा मुश्किल बात नहीं होती, बहुत आसान होता है। दुनिया में सरकार मेंटेन नहीं आया मेरे भाई, संपत नहीं आया। मैं संपत्र को खुद भेज रहा हूँ। कैसे भेजूं, देखिए यहाँ नीचे आया है लाइक रिप्लाई बैन म्यूट स्टिकर, ठीक है। अब मैं यहां से तेरे को रिक्वेस्ट के लिए संपत चौधरी आई है, एक्सेप्ट कर लिया भाई मैंने। तो उसका नाम मैंने बताया, लेकिन बहुत सारी दुनिया में ऐसे संगठन हैं जो सरकारों को एक घटना है ना मेरे को जो याद आ रही है, ईरान की एक घटना थी। ईरान के अंदर अच्छी खासी सरकारें चल रही थी वहां पे, और डेमोक्रेटिक सरकार थी। उस डेमोक्रेटिक सरकार को उखाड़ के वहां पे शाह को लेके आए अमेरिकन। और उस शाह ने आने के बाद वहां पे इतना करप्शन मचा दिया, इतना करप्शन मचा दिया, एडिंग चल रही है संपर्क, इतना करप्शन मचा दिया कि उस शाह को उखाड़ने के लिए आए कम्युनिस्ट। और कम्युनिस्टों का अंत हमेशा, किसी भी देश का जाके देख लेना, कम्युनिज्म का अंत हमेशा डिक्लाइन तूने कर दी गए, डिक्लाइन हो गई भाई। तो उस कम्युनिज्म का अंत हमेशा ही बहुत बुरी तरह के एक शासन में हुआ है, जो वहां पे अभी शरिया कानून चल रहा है। वहां पर हमारे लोग हैं, जो राष्ट्र वेद होता था, तो उस वेद, वेद चार नहीं है, वेद बहुत सारे हैं, ठीक है। ये चार तो वो हैं जो हम बचा पाए। और एक जो जुरास्ट्र वेद है जिसको हम ईरान का है, वो हमारे ही लोग थे जब वो वहां पे मारे गए उस टाइम पे, तो वो सारे के सारे भारत ही भाग के आए थे। तो हमारी सारी चीजें भाई फिर से भेजना यार मेघराज।
फिर से भेज। तो हमारे ही लोग थे। तो सरकारें बदलना बहुत मुश्किल नहीं होती। हमने ना एक सरकार का भी रिसेंट एग्जांपल देखा था, जब सरकारें डेमोक्रेटिकली नहीं बदली जाती तो वो कॉन्स्पिरेसी के थ्रू बदली जाती हैं। बहुत अच्छी सरकार चल रही थी हुगो सवेज की, तो हुगो सवेज के साथ ये हुआ। बहुत अच्छी सरकार चल रही थी रतन लाल राणी। भाई अब इंटरनेशनल बात चल रही है, फिर आएंगे इस लेवल पर भी। इराक का और मैं बताऊंगा, कुछ लोग दादा कहते हैं अबे वो अरबी मूल का था सद्दाम हुसैन। और ये बात सोमपाल शास्त्री ने फैलाई थी, एक नंबर का अव्वल दर्जे का झूठा आदमी था सोमपाल शास्त्री। बोला कि मेरे सामने कही है, उसने कभी क्लेम नहीं की इस बार ये बात। और वो खुद भी अरब मूल के कबीले का था, उसका जाटों से कोई लेना देना थी। हाँ, जो उसने मारे कुर्द, वो कुर्द जरूर जाट थे जो उसने मारे कुर्द। लेकिन जब उसकी बात ये नहीं है, बात ये कि सरकारें कैसी पलटी जाती हैं। उसका शासन ठीक ठाक चल रहा था तो अमेरिका ने एकदम से उसके ऊपर डब्ल्यूएमडी, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, डब्ल्यूएमडी का आरोप लगाया, जो डब्ल्यूएमडी कभी नहीं मिले आज तक भी। पाकिस्तान में जब इमरान खान की सरकार इतनी अच्छी चल रही थी तो कैसे तोड़वाई गई? ऐसे ही तोड़वाई गई। सरकारें तोड़वाना बहुत बड़ा खेल नहीं है इंटरनेशनल उसमें। अब बात करते हैं कि राजस्थान उत्तर प्रदेश में क्या हुआ। भाई बहुत सारी चीजें ना हर चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़े जाते। तुम्हें सही में राजनीति अगर समझनी है, एक तो राजनीति शरीफों की नहीं है, ये बात लिख लो, ये बात गांठ मार लो। जो भी आदमी राजनीति में है शरीफ नहीं है। शरीफ आदमी सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक जिंदगी जी सकता है। शरीफ आदमी राजनीति नहीं कर सकता। चाहे वो कोई भी पार्टी आ गई, सीपीआई आ गई, सीपीएम आ गई, टीएमसी आ गई, तृणमूल ये बीजेपी आ गई, कांग्रेस आ गई, लोकदल आ गई, ए टू जेड कोई भी पार्टी आ गई। राजनीति बदमाशों की विषय वस्तु है, उससे शरीफों का कोई लेना देना नहीं है। और उस बदमाशों की विषय वस्तु में ऐसी ऐसी बहुत सारी चीजें डिजाइन की जाती हैं, जो डिजाइन तत्काल समझ में लोगों को नहीं आता कि ये सब चीजें क्यों हुई। उसके परिणाम देखने के लिए हमें रुकना पड़ता है। तुम्हें नहीं लगता ये जीत परोस के दी गई है? मैं ज्यादा बातें बता नहीं पाऊंगा यार तुम्हें। बहुत कुछ होना है। तुम दुनिया भर में पर देखो तो बाहर निकल के कि बाहर क्या चल रहा है। ये तो हमारे घर की बात थी। अब इस ये घर एक गांव में है, उस गांव में क्या चल रहा है। ईरान इजराइल की जो इस टाइम पे टेंशन है वो ऑल टाइम हाई है। फिलीपींस चीन की जो टेंशन है वो ऑल टाइम हाई है। ताइवान चीन की जो टेंशन है वो ऑल टाइम हाई है। रूस यूक्रेन की जो टेंशन है वो ऑल टाइम हाई है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने, नाटो ने और अमेरिका ने कह दिया है कि ब्रदर यू कैन यूज आर वेपन अगेंस्ट रशिया। तुम्हें पता है इसका मतलब क्या है? इंटरनेशनल ट्रीटी में इसका मतलब क्या होता है ये पता है किसी को? इंटरनेशनल ट्रीटी में इसका मतलब होता है कि अगर अमेरिकन हथियारों का उपयोग रशिया के खिलाफ किया गया तो रशिया इज फ्री टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट अमेरिका। इसराइल ईरान की जो टेंशन है ऑल टाइम हाई चल रही है। उन्होंने पोर्ट बना दिए वहां पे, अमेरिका ने पोर्टेबल पोर्ट फौज उतारने के लिए। भाई ये ये साधारण वक्त नहीं है। ये 2004 नहीं है कि सरकार चली गई, कोई बात नहीं, मनमोहन सिंह जी आगे। और ये अटल बिहारी वाजपेयी भी नहीं है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह भी, लाल कृष्ण आडवाणी नहीं है। और अगर हम सबको ये बातें पता थी, ये बातें है ना बहुत सारी पता थी कि हाँ प्रदर्शन जो है वो ठीक ठाक सा ही रहेगा, लेकिन हम अपने मुंह नहीं कह सकते भाई, क्योंकि हमारा तो काम है। हम तो कहेंगे कि 400 की 450 आ जाएंगे। अपने वर्कर को मोटिवेट करने के लिए कौन नहीं कहेगा, हर कोई कहेगा। तो हम सभी कह रहे थे, लेकिन ये चीज हमें भी पता थी। और जब ये चीज सबको पता थी ना तो योजनाएं भी तैयार थी। तुम्हें क्या लगता है कि जो जेल में बैठे हुए आदमी को जितवा दिया गया, क्यों जितवा? अगर वो भी दोनों को, दो ही लड़े, दोनों को जितवा दिया गया, कटाक्का उठाया। ये चुनाव अपनी तरह का 543 सीटों का आखिरी चुनाव। ये चुनाव जिस तरह से आपने वोटिंग करी है उस तरह से वोटिंग करने का आखिरी चुनाव था। लेकिन मूर्ख लोग वो थे जिन्होंने इस चुनाव के पीछे अपने निजी रिश्ते, अपने निजी ताल्लुकात, अपने निजी दोस्त, ये राजनीतिज्ञ तुम्हारे कभी काम नहीं आएंगे। कभी भी आ जाए, गारंटी है। एक राजनीतिज्ञ तुम्हारे काम आ जाए, एक सिंगल राजनीतिज्ञ, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो किसी का भी हो, काम दोस्त आते हैं।
बनाने दोस्त चाहिए, कमाने यार चाहिए, क्योंकि यार मरते टाइम तक काम आएंगे, दोस्त मरते टाइम तक काम आएंगे। जिस नेता के पीछे तुम आज ये गाली गलौच दे के अपनी यारी और अपनी दोस्तियां और अपनी सौहार्द बिगाड़ रहे हो, कल को एक राज्य मंत्री के पद के पीछे वो बीजेपी में शामिल, फिर क्या करोगे? तुमने तो तुम्हारे जो रिश्ते थे वो बिगाड़ लिए, लेकिन तुम अब क्या करोगे? अब वो तो बीजेपी में चले गए। ये बात मैं है ना यूपी के लोकदल वालों को समझाता था कि राजनीति में किसी का भरोसा नहीं है भाव। तुम क्यों हमारे साथ, मतलब किसी के साथ भी क्यों बिगाड़ रहे हो? फिर जयंत खुद चला गया, साफ चुनाव लड़ना पड़ा। मेरे राजस्थान के भाइयों, इस राजनीति में इतने भी पागल मत बनो कि तुम्हारे आपसी सौहार्द बिगड़ जाए, तुम्हारे आपसी रिश्ते बिगड़ जाए और तुम्हारी आपसी चीजें बिगड़ जाए। समझ गए? आपसी चीजें रखो। ये चुनाव आखिरी चुनाव था, मैं फिर से ये बात कह रहा हूं, अपनी तरह का 543 सीटों पे जिस तरह से तुमने चुनाव करवाया है, ये लोकसभा का अंतिम था। 18वीं लोकसभा अंतिम लोकसभा ही गिनी जाएगी। इसके बाद हम एक नए चुनाव होंगे। ऐसा नहीं है कि चुनाव होने बंद हो जाएंगे। देयर विल बी इलेक्शंस, बट नॉट डेमोक्रेटिकली बाय, मतलब नॉट डेमोक्रेटिकली, दे विल, दैट विल हैपन एज पर रिपब्लिकन सिस्टम। वो सिस्टम बहुत अलग है और उस सिस्टम के लिए, चुनाव के लिए बहुत अलग चीजें होंगी। समझ नहीं, मतलब वो अभी नहीं समझा पाएंगे, वो बहुत लंबा विषय है। उसमें सरकार बना दी है, वो 9 तारीख को शपथ ले रहा है और पूरी मेजोरिटी के साथ शपथ ले रहा है। और जितने ये एक एक दो एमपी आए हैं ना भाई, तुम यकीन मानना इस बात का, 50 करोड़ से ज्यादा का किसी का ब्योंत नहीं है जिसके घर के दरवाजे पे 50 करोड़ इन्होंने रख दिए। और अगर वो पार्टी लाइन से ना बंधा होगा तो पटाखा मारेगा, पटाखा उसी टाइम मार देंगे जो ये एक दो आ रखे हैं, सारे भाग जाएंगे। सरकार की जो स्टेट पावर होती है, कभी पढ़ के देखना तो, पावर ऑफ द स्टेट, स्टेट का मतलब एज अ कंट्री, एज अ होल। स्टेट का मतलब हरियाणा पंजाब ये नहीं, ठीक है? देव भाई मेरे हर कमेंट इग्नोर, अरे कोकना साहब मैंने तो पहला ही पढ़ा, देखा भी पहला ही है यार, ठीक है? लिखो इस बार आपके कमेंट भी पढ़ते हैं। तो उसकी सरकार बन रही है और वो सरकार जब तक चाहेगा तब तक चलाएगा, वो जब तक चाहेगा तब तक चलाएगा। किसी को गलत यूं मत बोलो कि योगी ने हरवा दिए, हम इसने हरवा दिए। यार योगी जी जितना कर सकते थे उन्होंने किया, मोदी जी जितना कर सकते थे उन्होंने किया, और के जो ऊपर नहीं जा सकता यार, बहुत स्क्रॉल करना पड़ेगा, स्क्रॉल नहीं कर सकता, ठीक है? क्योंकि स्क्रॉल करने में इसके फंक्शन जो है वो छिड़ जाते हैं और ये हिलता है फोन। तो प्लीज राइट इट अगेन, आई विल रीड। सारे अच्छा लड़े, कुछ चीजें होती ही उस प्रकार से क्योंकि उन्हें होना ही उस प्रकार से होता है। ये वैसे ही हो रही है और ये बहुत प्यारा हो रहा है। तुम बहुत खुश होगे जब तुम्हें पता लगेगा ना कि ये क्यों हुआ है। यू विल बी मोर देन हैप्पी मैन। प्रकृति में कुछ भी चीज बिना बात के नहीं घटती, सब कुछ प्रकृति अपने हिसाब से तय करती है, भगवान अपने हिसाब से उसे तय करते हैं और ये सबसे सुंदर है। एक चीज तो हमें भी दिखी ना, मैं अपर लेवल की बीजेपी लीडरशिप की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं बीजेपी के नीचे के लेवल की लीडरशिप, जो स्टेट लेवल की लीडरशिप थी। स्टेट लेवल की जो लीडरशिप थी पर्टिकुलरली हरियाणा के अंदर भाई, वो इतने भयंकर अपने एक अहंकार में रहने लग गए थे। उनको लगता था कि जो भी काम होगा ना, वो काम तो यही मतलब मोदी ला के देगा वोट, हमें तो मतलब ही नहीं है। बहुत अच्छा हुआ भाई इतनी सीट आई, इनका अहंकार टूटा है, बीजेपी का अहंकार टूटा है। वरना जो बीजेपी के नेता थे भाई, देख नरेंद्र मोदी जी का सम्मान है, ठीक है, जो बड़े लेवल के स्तर के नेता उनका सबका सम्मान है, लेकिन जो साधारण स्तर का इनका नेता आदमी को आदमी मानना बंद कर चुका था। इतनी हवा में रहने वाले थे, इनकी मुंह लगाया अब जाके किले अब ले ले। हरियाणा वाले तो बीजेपी के नेता यूं मान के बैठ गए थे भाई अलग से ही कि हम चाहे कुछ भी ना करें, विधानसभा में भी हमारी सरकार है। अब 5/5 हो गए,
आओ मुकाबले में, अब बराबर तुल गया मामला। तो अच्छी बात है ये। प्रकाश कोकणा भाई इस बार पढ़ रहा हूं भाई, ये चुनाव लास्ट है, अगला चुनाव 880 सीट पे होगा, राइट। लोकसभा का 33% महिला को आरक्षण, महिला कंपनी, बिल्कुल सही। और इसके बाद डेमोक्रेटिक स्टाइल से इलेक्शन ना होकर रिपब्लिकन स्टाइल से इलेक्शन होगा। मेरी और हनुमान की कोई दोस्ती नहीं टूटी है भाई। अगर राजनीतिक रूप से एक वक्त पे हम दोनों साथ काम कर रहे थे, मैं एक ऐसे संगठन से जुड़ा जिसका जिस संगठन की एक शाखा बीजेपी भी है, तो उस टाइम हमने बहुत मेहनत करी उस समझौते के लिए। मेरी और उनकी थोड़ी सी जो खटपट थी वो खालिस्तान आंदोलन को लेकर थी। मैंने भाई से कहा था, मैं क्या भाई ये खालिस्तानी आंदोलन है, ये नुकसान करेगा, और इसी की वजह से 3 साल हो गए हरियाणा में एक भी सिंगल इन्वेस्टमेंट नहीं आई। वो कानून का क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो बेकार हो गए। उन कानूनों के ऊपर हम कभी बात करेंगे कि वो किसान के लिए अमृत कैसे थी। भाई ने कहा कि 5 जो अभी बाईपोल आ रहे थे उस टाइम पे राजस्थान में, भाई ने कहा कि हम 5 बाईपोल में जाएंगे। उनका मानना भी गलत नहीं था, उन्होंने कहा था कि एक ठीक चल रहा है बाईपोल में जाएंगे तो इट मे हेल्प अस इन द बाईपोल टू गेट सम मोर सीट्स इन राजस्थान। मैंने कहा कि नहीं ये हेल्प नहीं करेगा। तो वहां पर बस ये था कि ठीक है अगर आप करना चाहते हो, यू आर माई एल्डर ब्रदर, तो आप बड़े भाई हो यार, कोई बात नहीं, अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आप करिए। लेकिन मैं परमात्मा को और मैं महादेव को मानने वाला हूं। मैं इस चीज में जिस स्टेज से, जिस मंच से महादेव को बुरा बोला गया हो, मैं उस मंच के साथ कभी भी खड़ा नहीं हूं। बस ये बात। मैं कांग्रेस को आज भी सपोर्ट नहीं करता एज मतलब इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में जब देखा जाता है तो कांग्रेस ऑलवेज मतलब सराउंडेड इटसेल्फ इन जियोपॉलिटिक्स विद क्राउन थिंग्स। और क्राउन जो है वो यार बहुत मलिन से लोगों का संगठन है। मेन गलत सही कुछ नहीं होता यार, गलत सही की है ना, गलत सही के अलग अलग अपनी अपनी मेरा सही किसी के लिए गलत और किसी का सही मेरे लिए गलत है। तो उनका सही हो सकता है किसी के लिए गलत हो, लेकिन वो मलिन लोग हैं, मलिन लोग। उन लोगों ने पता है आप सबके साथ क्या किया है? उन लोगों ने इस इंटरनेट को आप सबको बेचा, इस टेक्नोलॉजी को आप सबको बेचा। देवा खाले माते तू मत बोल ले अगर कुछ भी, सारी चीज बीजेपी करवा रही है, फिर तुम क्यों बैठे थे? फिर तो तुम बीजेपी के आदमी हो। और अगर बीजेपी के तुम्हारे बीच में इतने ही चाल रहे हैं तो फिर भाई वोट क्यों नहीं दिए? मतलब कोई भी चीज आ जो ये भी बीजेपी का खेल रहा था तेरे तारे। तू एक बात बता दीप्ति, तेरे घर आए थे बीजेपी वाले के? योगेंद्र यादव से मिली है तू कभी? योगेंद्र यादव भगवान की ना मानने, तेरे को लगता है वो बीजेपी के मान लेगा? और वही सारे का सारा इसका ब्रेन मतलब जो सीपीयू था, सीपीयू तो योगेंद्र यादव था। सारी चीज बीजेपी नहीं करवाती। मोदी की भी ज्यादा यार, वो इंटरनेशनल आदमी, उसकी नाक तो अभी भी ऐसे ही रहेगी ब्रो। बलिंदर भाई, उसकी नाक नहीं घटनी चाहिए क्योंकि वो देश का प्रधानमंत्री है। वो पूरी दुनिया का इकलौता ऐसा आदमी है जिसको 150 करोड़ लोगों ने डेमोक्रेटिकली चुना है। वरना इसके अलावा जो चीन है, चीन के अंदर तो जो मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी, इट्स अ काइंड ऑफ डेमोक्रेसी, वहां ये नहीं कहा जा सकता कि वो डेमोक्रेसी नहीं है। इट्स अ काइंड ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन that particular kind of democracy is not accepted by the world as they accepted Indian style of democracy or crown style of democracy। basically जो इंडिया की डेमोक्रेसी है इट्स अ कॉपी फ्रॉम इंग्लैंड, मतलब इंग्लैंड स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी। तो उसको ये नहीं कह सकते यार, वो तो अभी भी 150 करोड़ का प्रधानमंत्री, उसकी नाक तो ऊंची रहनी चाहिए यार। अगर उसकी नाक नीचे होगी तो 150 करोड़ लोगों की नाक नीचे होगी। तो वाई ब्रो, किसी को नीचे गिराने के लिए मेहनत करनी ही क्यों है? मैं एक चीज ये फिलोसफी, मैं जाटों की समझते समझते ना मैंने सारी चीजें समझी, मैंने बहुत चीजें पढ़ी, बहुत चीजें समझी। मैं ना अभी एक ये पढ़ रहा हूँ, ये हारुकी की एक किताब है, ठीक है, ये इसका नाम है IQ84। इससे जापान की जो लोगों की थिंकिंग है उसको समझने में हेल्प मिलती है। ऐसे इसमें मैंने बहुत किताबें पढ़ी। जाट किसी को गिराने के लिए मेहनत क्यों करता है, जबकि उतनी ही मेहनत अगर वो चढ़ाने के लिए करे तो वो कितनी ऊपर चढ़ा देगा? तुमने मोदी को गिराने में जितनी मेहनत, जितनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जितनी ह्यूमन इन्वेस्टमेंट तुमने करी है, अगर उतनी मेहनत तुम किसी को बढ़ाने के लिए कर देते काबिल आदमी को, तो आज वो आदमी मोदी के बराबर खड़ा होता। लकीर मिटाने पे मेहनत मत किया करो मेरे यारो, क्योंकि वो लकीर
महादेव ने बनाई है, ऊपर वाले ने बनाई, उसको नहीं मिटा पाओगे। हाँ, तुम अपनी बड़ी लकीर खींच सकते हो। मोदी को पता था बीजेपी कार्यकर्ता आलसी हो गए हैं उनके भरोसे, बिल्कुल सही बात थी। बीजेपी का कार्यकर्ता उत्साहित था। गांव में बीजेपी का जो कार्यकर्ता थी, इतनी सीटें वैसे ही नहीं आई हैं। गांव का तो भाई तूने तो देखा नहीं सिस्टम, यहाँ कत्ल होने को थे रात को, मतलब पुल सब कुछ चला, शाम दाम दंड भेद की मोदी को वोट ना डाला जाए। कार्यकर्ता था लेकिन नेता नहीं थे, कोई भी नेता नहीं। मोदी ने जाटों को गिराने, वो यार वो आदमी, जो आदमी रशिया के टॉपिक्स पे बोल रहे, रशिया के टॉपिक्स में इंगल्स है, जो आदमी इंटरनेशनल टॉपिक्स पे इंगल्स है, वो आदमी कभी जाति की नहीं सोचते। जाति की तो इमरान खान नहीं सोचता मेरे ब्रो। जाति, वो तो इमरान खान तो कोई, उसको तो काम भी नहीं है। जब आप देश के प्रधानमंत्री बन जाते हो या किसी सूबे के मुख्यमंत्री बन जाते हो या कभी एमएलए भी बन जाते हो, तो आपका जो दृष्टिकोण है, जो आपकी समझ है, वो बहुत अलग हो जाती है। वहां पे कोई जाति की नहीं सोचता ब्रो, मान ले मेरी बात भाई, सच बता रहा हूं, कोई जाति की नहीं सोचता। जाति बहुत गौण विषय है, बहुत गौण है। जाटों ने तो हमेशा राज को चढ़ाने में, एक आदमी बता दे तू मेरे को दीप्ति, पिछले 1857 के, चल तू 1857 भी छोड़ दे, तू मेरे को युद्ध काल ले ले, पौरुष के बाद, ठीक है, एक आदमी जाटों का बता दे जिस आदमी ने राज करके दिखाया। पौरुष आखिरी आदमी था जाटों का जिसने राज करके दिखाया था और जिसने युद्ध लड़के जीत लिए थे। ये छोटी मोटी लड़ाइयां जीते नहीं, बचाने में मदद की गई। हम हारे नहीं, लेकिन हमने कभी युद्ध करके हम जीते भी नहीं। मैं तो अहिंसक आदमी हूं, मैं मोहब्बत के लिए बना हुआ आदमी हूं। मेरे को सभ्यता मतलब, हम नहीं पढ़ते इस चीज, इतना नहीं पढ़ता मैं, ऊपर चला गया और लोगों के कमेंट आ गए। लाइन को ना छोटी रखो, संक्षिप्त में लिखो, छोटा रखो, ठीक है भाई प्रकाश। जाटों का जो माइंड सेट बना दिया गया ना इस टाइम पे, इस माइंड सेट के साथ अगले 100 साल तक भी जाट राज कर ले तो मैं भी यही तुम भी। मैं इस बात से मना नहीं करता कि जाट देवता नहीं है, लेकिन अपने मुंह देवता कहना, ये तो अपने मुंह मियां मिट्ठू होने वाली बात है। मजा तो तब है जब बाकी 35 जात ये कहें कि ना भाई जाटो तुम देवता हो, और जाट ये कहें बाबूजी नहीं, हम देवता नहीं है, हम सिर्फ हमारा कर्म पूरा कर रहे हैं, हम सिर्फ अपना धर्म पूरा कर रहे हैं, हम देवता नहीं है। और वो ये कहें नहीं बाबूजी तुम देवता, ये होता है देवता बनना। एक ऐसा माइंडसेट आ गया, जाट 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 जाट, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड ब्रो। अति हर चीज की बुरी है। अति तो इस पानी, अति तो इसकी भी बुरी है भाई, जो इकोनॉमी भी, मतलब पानी की भी बुरी है। बहुत बुरा लगता, मत करो। तुम्हें ना लोगों ने अपनी कंपनियों में नौकरी देना बंद कर दिया इस सोच की वजह से। जितनी भी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, प्राइवेट सेक्टर की कंपनी में लोगों ने नौकरी नहीं देते जब उनको पता चल जाता है कि तुम जाट हो। क्यों? क्योंकि तुमने एक माइंड सेट बना दिया लोगों का भाई। उधार नहीं देते लोग ये सोच के कि ये जाट हैं। मत करो ये तुम्हारे लिए इतना कष्टदायक नहीं होगा जितना तुम्हारे आने वाले बच्चों के लिए कष्टदायक होगा। तुम अपने बच्चों के लिए खड्डा खोद रहे हो, और इतना बुरा खड्डा खोद रहे हो क्योंकि तुम्हारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत निश सेगमेंट है ब्रो, बहुत छोटी पॉपुलेशन है, और वो पॉपुलेशन भी डाइवर्सिफाई नहीं है। उस पॉपुलेशन का बहुत बड़ा हिस्सा एग्रेरियन है, और एग्रेरियन कम्युनिटीज अभी क्राइसिस में है। ये क्राइसिस को समझो यार। ये जाटों के मन में, कोई किसी के मन में कुछ भी सेट नहीं कर सकता बलिंदर। तू मेरे मन में सेट करके दिखा देना भाई। अगर वो तुम्हारे मन में नफरत सेट कर सकते हैं, तो वो तो ये चाहेंगे ना कि तुम हमारे वोटर बनो, तो नफरत सेट करेंगे क्यों? नहीं भाई, ऐसे नहीं होता। तो हनुमान जांगू, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, बिल्कुल यार भाई है। बेशक आज हमारी विचारधाराएं अलग हैं, और मैं तो आज भी कह रहा हूँ कि भाई बहुत जल्दी ही घर वापसी करेंगे, और मंत्री पद के साथ घर वापसी करेंगे। हरियाणा की राजनीति फोगाट साहब बराबर तुल गई है। जो मेहनत करेगा वो निकाल ले जाएगा। 90 दिन दूर है, 90 दिन का टाइम है मेहनत करने का। बीजेपी मेहनत करेगी, बीजेपी को एज मिलेगा, कांग्रेस मेहनत करेगी, कांग्रेस को एज मिलेगा।
कांग्रेस में दो धड़े बहुत मजबूत हैं इस टाइम पे, एक राहुल गांधी धड़ा है और एक भूपेंद्र हुड्डा का धड़ा है। राहुल गांधी के भूपेंद्र हुड्डा, और दीपेंद्र हुड्डा के नहीं बनते, ये दोनों बिलोंग करते हैं प्रियंका गांधी सेगमेंट से। जो राहुल गांधी सेगमेंट से हरियाणा में बिलोंगिंग है वो है शैलजा और रणदीप सुरजेवाला। ये दोनों हमेशा राहुल के साथ रहते हैं। तो लगभग 58 सीटों पे जीती है कांग्रेस। अब बंदरबांट में किसके हाथों क्या क्या लगेगा, कौन कितनी मेहनत करेगा, किसका संगठन कहां तक उसको लेके जाएगा, बहुत हद तक नायब सिंह सैनी के ऊपर। देख, नायब बीजेपी ने पिछले 10 साल में हरियाणा में और कुछ किया हो या ना किया हो, लेकिन टट्टू नेताओं की फौज जरूर इकट्ठी कर, सारे टट्टू नेता। किसी के विजन नहीं है कि मैं 20 साल बाद हरियाणा को कहां देखना चाहता हूं, मैं 25 साल बाद हरियाणा को कहां देखना चाहता हूं, और 25 साल के लिए मैंने इन 5 सालों में क्या किया। एक नेता नहीं, एक कोई नेता और बता भाई, बहुत अलग चीजें होंगी प्रकाश कोकणा। तो हरियाणा की राजनीति जो है वो डामाडोल राजनीति, और लेकिन वैक्यूम है हरियाणा की राजनीति में, भयंकर वैक्यूम है हरियाणा की राजनीति में। और जो आदमी इस टाइम पे, अगर कोई यंग बच्चा या कोई युवा नेता या नेत्री निकल के इस टाइम पे हरियाणा के इस वैक्यूम को भर दे और 36 जात को साथ लेके भर दे, प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे। आने वाले मात्र 10 साल में प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे, क्योंकि हरियाणा वो जगह है जहां से सरस्वती घाटी बनी, जहां से सरस्वती सभ्यता शुरू हुई, जहां पे चारों वेद लिखे गए, जहां महामृत्युंजय मंत्र शुरू हुआ। और ये हरियाणा सिर्फ आज का हरियाणा की बात नहीं कर रहा हूं, जितने भी सरस्वती नदी के किनारे पर लोग हैं, वो नागौर भी हैं, वो गुजरात भी हैं, वो पूरा ही हरियाणा था। हर मतलब महादेव, और याणी मतलब उसके बच्चे, महादेव के बालक थे हम सारे के सारे। और आज भी सबसे ज्यादा महादेव को हम पूजते हैं, हमसे ज्यादा कोई भी नहीं पूजता। मोदी दबके का हर आदमी का ना एक एटीट्यूड होता है, एक व्यवहार होता है, और वो व्यवहार बन जाता है। भाई शंकर शांडिल्य कैप्टन की मैं भी इज्जत करता हूं, और मेरा भी भाई, और मेरी बहुत अच्छी बनती है। पब्लिक मंच पे ये चूतियापंथी मत कर, मत कर। अगर कैप्टन कैप्टन भाई है, कोई दिक्कत नहीं। एक विजन का काम बता दे, चल, जो विजन देख के किया गया हो, सिंगल बता दे। मेरे लिए ना बीजेपी अलग है ना कांग्रेस अलग है। अच्छा काम करने वाला आदमी अच्छा है, और बुरा काम करने वाला बुरा है, और कुछ ना करने वाला कुछ नहीं है। मैं चुनौती देता हूं तेरे को, एक ऐसा विजन का काम बता दे जो कैप्टन अभिमन्यु, मेरे भी भाई हैं, जो उन्होंने किया हो, और जिसका फायदा जनता को 5 साल बाद या आज ही मिल रहा हो। अगर तुम्हें ये मत गिनवा दियो कि मैंने पंचर लगाने वालों की आईटीआई बनवा दी थी, ये गांव गांव में ना ये नाली ठीक करने वाले प्लम्बर बना दिए, ये विजन का काम नहीं होता, ये मजदूर बनाने का काम होता है। ध्रुव राठी के बारे में 2 शब्द, ठीक आदमी है यार ध्रुव राठी भी, अपना तो क्या ही रहेगा। सारे आदमी ठीक होते हैं, हर आदमी ठीक होता है, कोई आदमी बुरा नहीं होता है। बस कुछ चीजें कुछ आदमियों के लिए अच्छी होती हैं, और कुछ चीजें कुछ आदमियों के लिए बुरी होती हैं। जैसे मैं कुछ आदमियों के लिए बहुत बुरा हूं, बहुत ज्यादा बुरा हूं, लेकिन कुछ आदमियों के लिए मैं बहुत अच्छा भी हूं। तो वही इसके अंदर बात है, ये भी ठीक है यार, काम कर रहा है अपना, करते रहने दो, अच्छी बात है। इतिहास जब लिखा जाएगा तो इतिहास में क्या लिखा जाएगा वो बहुत अलग चीजें होती हैं। इस बार असली हिटलर नहीं, कभी भी ऐसा नहीं होता प्रकाश। हिटलर एक ही था, वो जा चुका। जैसे भगत सिंह एक ही थे, वो जा चुके। गांधी एक ही था, वो जा चुका। दूसरी बार कोई आदमी पैदा नहीं होता। मोदी मोदी है, मोदी ऐसा कोई काम नहीं करेगा जो हिटलर ने किया हो, क्योंकि हिटलर के जो काम थे वो हिटलर ने किए हैं। हिटलर के बाद भी बहुत सारे तानाशाह आए हैं, लेकिन किसी ने हिट मतलब सबका अपना अपना होता है भाई। दूसरा आदमी कभी नहीं पैदा होता। मैं पहला देवलोहान हूं। जो ये कहते हैं ना कि मैं भगत सिंह हूं, मैं ये हूं, इसका मतलब आपको अपनी असलियत से, आज तक आप अपनी असलियत से राफ्ता हुए ही नहीं हो। आई एम फर्स्ट देवलोहान एंड आई एम लास्ट देवलोहान। भगत सिंह भी पहला भगत सिंह था, आखिरी भगत सिंह था। लाओत्सु पहला लाओत्सु था, आखिरी लाओत्सु था। खलील जिब्रान पहला खलील जिब्रान, आखिरी खलील जिब्रान था। अरिस्टोटल पहला अरिस्टोटल और आखिरी अरिस्टोटल था। तो मोदी का भी कोई काम बता दे भाई। मोदी का काम मैं बताता हूँ, कोई बहुत अच्छा काम बताता हूँ। मोदी ने ना कैपिटल मैनेजमेंट सीखी।
होता क्या है, दुनिया भर में ना लेजर मेंटेन करने होते हैं, और कैपिटल का इससे ज्यादा। तुम्हें क्या लगता है कि जो मोनालिसा की तस्वीर वहां पे म्यूजियम में टांग रखी है, उसकी कीमत इतनी ज्यादा क्यों है, जबकि वो बिक ही नहीं रही है? क्योंकि लेजर में बढ़ाना होता है। सब चीजें जब लेजर में आ जाती है ना, तो एक देश की वैल्यूएशन होता है। देश में पहले लेजर मेंटेनेंस बहुत बुरी थी, और एक पैरेलल इकोनॉमी, जो पैरेलल इकोनॉमी रियल इकोनॉमी से भी बड़ी थी, वो पैरेलल इकोनॉमी मेंटेन होती थी। इसने 2016 में नोटबंदी करके पूरी के पूरे देश को डिजिटल करेंसी की तरफ मोड़ दिया, और आज हमारे देश की जो प्रत्यक्ष अर्थव्यवस्था है, जिसको हम डायरेक्ट इकोनॉमी कहते हैं, वो 4 ट्रिलियन के ऊपर चली गई है। क्योंकि एक सीधी सी बात समझो, पैसा अगर कमाना है तो क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीदनी पड़ेंगी। जैसे तुम ज्यादा चीजें खरीदोगे तो ज्यादा चीजें बनानी पड़ेंगी। जैसे ही ज्यादा चीजें बनना शुरू होंगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। जैसे ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो एम्प्लॉयमेंट पैसा लेके आता है, तुम फिर और ज्यादा चीजें खरीदोगे। एक वक्त पे हमें चीजें खरीदने से रोकने के लिए एक गाड़ी की वेटिंग पीरियड 4 साल था। एक फिएट अगर किसी ने गाड़ी छोड़ तो स्कूटर का वेटिंग पीरियड 4 साल था। आज स्कूटर घर पे डिलीवर हो रहे हैं, क्योंकि चीजें जल्दी जल्दी करनी है। अमेरिका का जो क्रेडिट लिमिट है वो $32 बिलियन से भी ज्यादा करके उन्होंने $150 बिलियन कर दी। किसी का कर्जा कुर्जा कुछ नहीं होता, ये खेल होता है इकोनॉमिक्स के। उसने लेजर मेंटेन करवाया, जिस लेजर की वजह से कैपिटल फॉर्मेशन से शुरू हुई, और बहुत काम में छोटे मोटे तो वैसे भी गिनवा दूंगा, स्कूल बनवाया, अस्पताल बनवाया, जहाज बनवाया। उसी लेजर के दम पे टाटा जैसी कंपनी ने 1,000 जहाजों का ऑर्डर दे दिया बोइंग और एयरबस को, क्योंकि लेजर बड़ा है, बड़े लेजर पे बड़ी उधार मिलती है। तो उसने लेजर मेंटेन करवाया, और लेजर भी सारा इलेक्ट्रॉनिफाई कर दिया। मेरे गांव की बताता हूँ, मेरे गांव में पहले क्या होता था कि जब बूढ़ों की पेंशन आती थी ना, 12 महीने की पेंशन आती थी, तो उस 12 महीने की पेंशन में से उनको हार्डली 8 या 9 महीने की मिलती थी। गिनता तो कोई था नहीं, बाकी सारी की सारी पेंशन बीच में ही मीडिएटर खा जाते थे। और उस पेंशन को लेने के लिए भी उन्हें यहां से चल के घर से, और हमारी बैंक का लगभग 1 किलोमीटर दूर, वहां तक पैदल चलना पड़ता था। और बेटे को देंगे नहीं, गुट्ठा बुड्ढे का ही लगना है। तो कोई बुड्ढा, अपने इतने मोटे गोड्डे हो रखे हैं, किसी के कालजे में दिक्कत है, 5-7 बुड्ढे तो वहां तनख्वाह में निपट जाया करते, बैठते 5-5, 6-6 घंटे उनको बिठा दिया करते वहां पे कि 6 घंटे बाद देंगे तनख्वाह। गर्मी में बैठे रहते सारे बूढ़े। अब भाई बूढ़ा घर से फोन करता है बैंक में कि बाबूजी तनख्वाह दे जा, बैंक वाला कर्मचारी घर दे के चला जाता है। ये मैंने तेरे को गांव के लेवल पे चीज बता दी कि ये गांव के लेवल पे किया है। और वो जो मैंने कैपिटल फॉर्मेशन बताया था, वो वर्ल्ड एज अ होल पे बता दी। पहले किया था 50 साल बाद हर चीज में मोती का कुछ नहीं। अच्छा मैं बताता हूँ, ये बहुत सही है। श्रवण सिहाग ठाकुरिया। श्रवण भाई, 1950 में जब हम यूरोप को स्टडी करते हैं, जब हम व्हाइट कंट्रीज को स्टडी करते हैं, अमेरिका को स्टडी करते हैं, तो इन 1950 टेलीफोन, लैंडलाइन टेलीफोन और केबल और टीवी वहां पे हर घर में आ चुका था। उसके आने का फायदा क्या होता है कि आपकी चीजों की बिक्री बढ़ जाती है, एकदम से मार्केट फॉर्मेट होता है, एक नई नई मार्केट्स बनती हैं। हमारे यहाँ पे कब आया ब्रो? 2000, 50 साल का डेफिसिट था। जिस टाइम पे पूरी दुनिया फोर्ड मस्टैंग चला रही थी, पूरी दुनिया के अंदर फोर्ड मस्टैंग चल रही थी, उस टाइम पे हमारे देश के अंदर क्या चल रही थी? मारुति 800। वो सरकारों की जिम्मेदारी होती है कि चलती हुई टेक्नोलॉजी के साथ चलना है। क्योंकि सरकार का मतलब ये नहीं होता कि वो तुम्हें एम्प्लॉयमेंट देगी, वो पुल बनवाएगी। हाँ, कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना सरकार का काम जरूर है, लेकिन वो इकलौता काम नहीं है। उसका असली काम है टेक्नोलॉजी को ड्राइव करवाना, कि मैं अपने देश के अंदर लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कैसे बनवानी शुरू करूं। आज अगर चाइना इतनी आगे पहुंचा है कि वो मात्र 1984 के बाद आज 2024, जो लगभग लगभग 40 साल में वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तो वो इनोवेशंस की बदौलत पहुंचा है। वो उन यूनिकॉर्न्स की बदौलत पहुंचा है जो आज 1000 की संख्या में हो। अभी क्या पढ़ाया? एबीसीडी पढ़ाने को पढ़ाना नहीं कहते ब्रो। क्या पढ़ाया वो मायने रखता है। और वो पढ़ाया हुआ तुम्हारे क्या काम आया? क्या तुम उससे इनोवेशन सीखना शुरू की तुमने? क्या उस पढ़ाए जाने से तुम्हारी जिंदगियां सरल हुई? क्या उस पढ़ाए जाने से तुम संपन्न हुए? एक एबीसीडी, किसी को, हमें एबीसीडी की जरूरत भी नहीं थी ब्रो। चाइना के पास एबीसीडी
नहीं है, स्टिल दे आर राइजिंग। रशिया के पास एबीसीडी नहीं है, स्टिल दे आर राइजिंग। फ्रांस के पास एबीसीडी नहीं है, जर्मनी के पास एबीसीडी नहीं है, जापान के पास एबीसीडी नहीं है, साउथ कोरिया के पास एबीसीडी नहीं है, स्टिल दे आर राइजिंग। अग्निवीर, अग्निवीर बहुत जरूरी चीज है, लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं। अग्निवीर है क्या यार? मैंने अपनी डिग्री की, मैंने अपनी डिग्री की डीएवी से। उस डिग्री के अंदर मेरा बहुत सारा पैसा लगा, क्योंकि मस्ती भी तो करनी होती है। उस पैसे के बाद, अब प्रकाश मैं इसका भाई का बता दूं, अग्निवीर का बता रहा था मैं, तो उस पैसे के बाद मैं जब बाहर आया तो मेरे पास स्किल नहीं थी। मैंने फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की और फिर मैं सरकारी नौकरी की रेस में शामिल हो गया। अग्निवीर कह रही है कि जितने सिपाही लेने थे उतने तो हम कोई भी देश, ये बात अपने दिमाग से निकाल के फेंक दो कि कोई भी देश अपनी सेना घटा सकता है, और वो भी आज के टाइम पे। अगले 25 साल तक कोई भी देश अपनी सेना नहीं घटाएगा, चाहे कुछ भी घटा ले, तुम्हें रोटी बंद कर देगा, सेना नहीं घटाएगा। सेना बढ़ानी है, क्योंकि दुनिया में झगड़ा हो रहा है भाई। उसी के दौरान उन्होंने कहा कि जैसे अगर मैंने 25,000 फौजी भर्ती करने, तो मैं 1 लाख आदमियों को लूंगा, 1 लाख बच्चों को लूंगा, उन बच्चों को मैं फ्री में कॉलेज एजुकेशन दूंगा। कॉलेज की जो एजुकेशन है वो फ्री है। अगर तुम्हें सिग्नल्स में जाना है तुम टेस्ट दो, सिग्नल्स में चले जाओ। अगर तुम्हें मैकेनिकल में जाना है तुम टेस्ट दो, तुम मैकेनिकल में चले जाओ। अगर तुम्हें एरोनॉटिकल में जाना है तुम टेस्ट दो और एरोनॉटिकल में चले जाओ। वहां पर बीटेक की डिग्रियां होंगी, वहां पर 4 साल तक बीटेक की डिग्री होगी, जिसमें एक पैसा घर से नहीं देना। साथ में फौज में रहने का एक अलग ही फतूर होता है, वो फतूर जीने को मिलेगा, तुमने एक पैसा नहीं देना। 4 साल के बाद जब डिग्री तुम्हारे हाथ में होगी तो तुम्हारे हाथ में साथ में 22 लाख रुपए भी होंगे। एक 24 साल के बच्चे के पास 22 लाख रुपए हो, क्या करेगा? कॉलेज से निकला ही निकला है। अगर उसको आर्मी में ही सर्व करना है तो 1/4 जितने 25 लेने हैं उतने तो ले ही रहे हैं, लेकिन उसके लिए बेस्ट बनना पड़ेगा आपको, बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट। तो जब बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट आप बन जाओगे, अबे एक तो पूछ ले, सारे तय, मतलब एक बार मैं रोबोट हूं के मैं 5 मुंह बना दूं ब्रह्मा जी की तरह, एक इस साइड बिठा दूं, एक इस साइड, एक पाछे बिठा दूं, एक बार में बता दूं। अग्निवीर खत्म नहीं, कोई किसान आंदोलन नहीं था, खालिस्तानी रखेलों का आंदोलन था वो। और ये बात कहीं कहने में कोई शर्म नहीं यार, कोई झिझक नहीं है। बैक टू अग्निवीर, ठीक है। उस बच्चे ने अपनी डिग्री कर ली। उस बच्चे की डिग्री करते ही जो प्राइवेट कंपनी होंगी उनको पता है कि किस तरह का बच्चा तैयार करके दिया है सेना ने, क्योंकि वो बच्चा सेना ने तैयार किया है। और वो मोदी की प्लानिंग नहीं थी, वो सेना की प्लानिंग थी। मेरे खुद के पिताजी, मेरे खुद के दादाजी, एक हिस्टोरिकल हमारे यहाँ पे आर्मी का कल्चर है। मैं पहली पीढ़ी था मैं जिसने ये कल्चर तोड़ा था। मेरे को भी मेरे पिताजी लेके गए थे कुंजपुरा सैनिक स्कूल। मैं नहीं, मतलब मैं फौज के लिए नहीं हूँ यार। हिंसा हमारे लिए थोड़ी ना है, हम तो लड़ते भी नहीं है किसी से। एक बच्चा वहां से निकलेगा, उसके पास जॉब की अबंडेंट अपॉर्चुनिटी होंगी। 25% तो वो फिर भी रख ही रहे हैं, 25 का भी 30 रखना पड़ेगा उनको, क्योंकि अभी लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो वो सारी चीजें बहुत अच्छी हैं बच्चे के लिए। 24 लाख अगर तेरे पास हो भाई, तूने घर वालों से नहीं लिया, तेरे पास है आज 24 लाख रुपए, तू क्या करेगा भाई? 24 लाख की एक बहुत अच्छी 6-7 लाख रुपए की बाइक लियो। अभी है ना 650 आई है, बहुत अच्छी बाइक है इनकी, आरी की, वो लियो और पूरी दुनिया में घूम के आइए। यहां से निकलिए जोजिला पास होते हुए सीधा अफगानिस्तान होते हुए, ईरान होते हुए, और सीधा साला लंदन। इतने रुपए में तो लंदन तक घूम आएगा, क्या बुरा है इसमें? और यार हर देश में यही है। इजराइल की आर्मी के अंदर तो मैंडेटरी है 2 साल भाई, वहां पर तो सारे ही अग्निवीर रखे जा रहे हैं। चाइना के अंदर मैंडेटरी है, फ्रांस के अंदर मैंडेटरी, कितनी सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ 2-2 साल काम करना मैंडेटरी है। तो ये कह रहे 4 साल काम करो, 4 साल का पैसा भी तो दे रहे हैं, डिग्री भी तो दे रहे हैं ना भाई। बीटेक करके निकलोगे, एमबीए करके निकलोगे, मैनेजमेंट की भी डिग्री होंगी वहां पे, कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी मेस चल रही है, इस मेस को मैनेज कैसे करना है, ये बीबीए की डिग्री है, ये एमबीए की डिग्री है। फौजी को राजनीति में मत घसीटो, क्योंकि फौज कभी भी रोजगार के लिए नहीं होती। ये चीज हर आदमी को याद रखनी चाहिए, और इस संविधान में भी लिखा होना चाहिए कि फौज रोजगार का माध्यम नहीं है, फौज देश की सुरक्षा का आधार है। अगर फौजी हमारे कमजोर हुए,
अगर फौजी हमारे, आज हमारी फौज की जो उम्र है, एवरेज एज जो है वो 34.5 साल है। 34.5 साल की एवरेज एज अच्छी नहीं होती फौज में। फौज में अगर हमारी जो एवरेज एज है वो 26-25 में आए तो वो अच्छी मानी जाती है, क्योंकि पहाड़ चढ़ना पड़ गया, कल को हमारे देश पे किसी ने आक्रमण कर दिया, तो वहां पे फिजिकल एंड्योरेंस तो यार 24 साल 26 साल के बच्चे की फिजिकल एंड्योरेंस की बराबरी 34 साल का जो एंड्योरेंस वो नहीं कर सकता। तो एंड्योरेंस का भी तो ख्याल रखना है ना, हमें वो एवरेज एज भी तो कम करनी है ना ब्रदर। दिस इज अग्निवीर। सर इनके जो प्रवक्ता, इनसे अच्छा तो मैं समझा देता हूँ लोगों को कि यार ये होती हैं चीजें, ये समझा नहीं पाते। डिलीवरेंस बहुत बुरी है बीजेपी की, संघ की भी, मतलब ये नहीं समझा पाते लोग। ये अच्छी चीजों के बीच में भी कुट जाते। वो तीनों कानून बहुत प्यारे कानून थे यार, लेकिन इसे समझा ही नहीं पाए लोगों को। और वो खालिस्तानी नीले घाघरे पीछे पीछे में समझा के सबको। और देश के अंदर लोकतंत्र, क्या ही भयंकर लोकतंत्र है। अमृतपाल को जितवा दिया और अन्नामलाई को हरवा दिया। बहुत शाना आदमी अमृतपाल। अमृतपाल अब विजन डॉक्यूमेंट पे विजन डॉक्यूमेंट पे विजन डॉक्यूमेंट अपील देगा। वो खालसा तो भाई, वो तो समाज शास्त्री है, वो तो समाज वैज्ञानिक है। वो देखना तो कल संसद में आएगा और इतनी मोटी किताब लिख के गए जी, ये नीतियां कर दो जल्दी जल्दी, यहां से पैसा कमाओ, यहां पे बांट दो, तड़ातड़ 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 खटाखट खटाखट खटाखट। डेमोक्रेसी इज अ हॉक्स। और ये आज की नहीं है, ये सदा की है। डेमोक्रेसी का जब निर्माण हुआ था, डेमोक्रेसी, डेमो है सिर्फ, ये असलियत नहीं है। डेमोक्रेसी इज अ हॉक्स। और ये चीज उस आदमी ने लिखी थी जिसने डेमोक्रेसी इजाद की थी। राइट ब्रदर, इस टाइम तो हुड्डा गुट हैवी है, लेकिन वो राहुल गांधी के सामने कितना हैवी रह पाएगा, क्योंकि शैलजा और राहुल के संबंध बहुत प्रगाढ़ है। शैलजा गांधी परिवार के लिए वो औरत है। जब सोनिया गांधी का ऑपरेशन होना था अमेरिका में, तो उन्होंने सिर्फ एक औरत पे ट्रस्ट किया, शैलजा। वो उसके साथ गई थी ऑपरेशन के टाइम। वो उनकी फैमिली मेंबर है ब्रदर, हुड्डा उनका फैमिली मेंबर नहीं है। हुड्डा 2004 में भजनलाल जी हरियाणा के बहुत शानदार नेता थे। वो सोनिया से दबते नहीं थे, इस वजह से भजनलाल की जीत के ऊपर हुड्डा को बिठाया गया था। हुड्डा आज तक अपने दम पे एक बार भी नहीं जीता है। जब 2004 में वो किसी और की जीत थी, वो हुड्डा को गिफ्ट की गई। 2009 में जब हुड्डा आते हैं तो वो पूर्ण बहुमत की सरकार तो थी नहीं, वो तो हंजका के 6 एमएलए जो थे वो तोड़ के 5 साल के बाद उनको ये भी कोर्ट ने उनको डिक्लेयर किया कि वो सही नहीं था। तो एक बार भी नहीं जीता है हुड्डा आज तक। उसके बाद जितने इलेक्शन हुड्डा ने लड़े हो सारे हारा है। अब देखो क्या करेगा क्या नहीं करेगा। जो एक बार भी नहीं जीतता वो भी तो जीत सकता है ना। मोहम्मद गोरी 18 बार नहीं, 17 बार नहीं जीतता था, 18वीं बार तो मोहम्मद गोरी भी जीत गया था। तो हो सकता है हुड्डा, हाँ आज के टाइम लग रहा है कि हुड्डा का पासा अब भी तो स्ट्रॉन्ग है। नहीं पता क्या हो सकता है वो वाकई। अरे मैं समझा नहीं रहा, मैं तो फ्यूचर के लिए बना रहा हूँ। आज के 100 साल बाद जब कोई इसको देखेगा ना, तो वो ये तो बात कहेगा कि देयर वाज सम पीपल, कुछ लोग थे जो उस टाइम भी बात करते थे कि आगे एआई आ रही है। अच्छा, किसान 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 रह गए। टेम्परेचर इस बार आपको बताने के लिए 52 से 55 बताया गया, लेकिन टेम्परेचर 56 से 58 गया है। अगर इसी गति से टेम्परेचर बढ़ता रहा तो 10 साल के बाद आप अपने घरों में, अपने खेतों में कुछ नहीं बीज पाओगे। तुम करोगे क्या फिर? तुम्हें तो और कुछ करना ही नहीं आता, क्योंकि टेम्परेचर राइज। और अगर तुम आज भी पेड़ लगाना शुरू करते तो भी 10 साल तक ये पेड़ बड़े होंगे नहीं, तो ये काबू आने वाली चीज भी नहीं है। ये राइज और ज्यादा। राजस्थान के लोगों को तो सूखे में जीने की आदत है, वो तो काट लेंगे। लेकिन वहां पर भी जब यहाँ पर हमारे यहाँ 50 होगा तो वहां पर 58 हो जाएगा, तो वहां पर भी कुछ नहीं बचेगा। खेती का बहुत लंबा भविष्य नहीं है। 3D प्रिंटेड फूड मार्केट में आ चुका है। पावर, बॉडी के वो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर देने वाला डायरेक्ट एनर्जी सोर्स मार्केट में आ चुका है। टेम्परेचर जिस तरह से राइज कर रहा है, तुम खेती कर ही नहीं पाओगे अगले 10 साल में। तुम्हारी तैयारी है किसी की? 10 साल के बाद जब हम खेती नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे? मोदी का सरिया काट दिया, खट्टर का सरिया काट दिया। अरे तुम्हारा सरिया प्रकृति निकाल देगी। तैयारी कर लो कि 10 साल बाद तुम
क्या करोगे, और 20 साल बाद तो जरूरत ही नहीं रहेगी फूड की, क्योंकि जैसे ही हमारी स्पेस एक्सप्लोरेशन एज शुरू होगी, अभी हम टाइप 0.67 सिविलाइजेशन है, जैसे ही हम टाइप 7.8 सिविलाइजेशन के या टाइप 7.2 सिविलाइजेशन के करीब पहुंचेंगे, हम स्पेस एक्सप्लोरेशन शुरू कर देंगे। उस टाइम पे हम खाना नहीं खा रहे होंगे, हम डायरेक्ट एनर्जी कंज्यूम कर रहे होंगे। उसका मूल रूप क्या रहेगा वो आज नहीं बताया जा सकता, लेकिन तुम उस टाइम क्या करोगे जो आज सिर्फ खेती 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 चिल्ला रहे हो? क्या तुम्हें सोचना नहीं चाहिए? 20 साल बहुत ज्यादा नहीं होते, 20 साल बहुत छोटा वक्त है। 20 साल है ना, पलक झपकते ही चला जाता है। आज भी हमें याद है 2004 में क्या क्या हुआ था। मैं 9th क्लास में, ऐसे लगता है कल की बात है। अगले 20 साल में स्पेस एक्सप्लोरेशन के एज के अंदर तुम क्या कर रहे हो? एआई इतना स्ट्रांगली एनेबल्ड हो रहा है कि हर चीज में एआई आ जाएगा। बैंक 100% एआई एनेबल्ड होगा, ड्राइविंग सिस्टम 100% एआई एनेबल्ड होगा, एजुकेशन 100% एआई एनेबल्ड होगी, आर्मी 50% एआई एनेबल्ड होगी, जेट वगैरह जो पायलट वगैरह उड़ाते हैं 100% एआई एनेबल्ड होगा, एजुकेशन सेक्टर 100% एआई एनेबल्ड होगा। तुम नौकरी करोगे कहां पे? कहां पे करोगे नौकरी? सारी चीजें तो ये, और एआई की मजबूरी हो जाएगी क्योंकि वो इंसान से बहुत बेहतर काम कर रही है। वो उसके जो रिजल्ट है ना वो आदमी से 1000 गुना बढ़िया है। वो मजबूरी हो जाएगी। आदमी क्या करेगा? खास तौर पे किसान क्या करेगा? खास तौर पे वो बच्चे क्या करेंगे जो अपना पूरा जीवन सरकारी नौकरी की तपती हुई आग में झोंक चुके हैं। सरकारी नौकरियां नहीं आगे, किसी की भी सरकार आ जाओ। तुम्हें अगर ये लगता है कि कल को हुड्डा की सरकार आ जाएगी तो नौकरी नौकरी हो जाएगी, कहां से दे देगा? पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की आगे कितने की दे दी, हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस की आगे कितने की दे दी। हाँ भाई, हनुमान भाई जीत गए, बधाई हो, हमें भी खुशी है। हमारे दुश्मन थोड़े ना है, हमारे भी तो भाई हैं। उनके साथ मेहनत हमने भी की थी। आज विचारधारा के तौर पर अगर अगर हम अलग हैं तो क्या हो गया, भाई तो है ना। एक ही घर में चौटाला परिवार के अंदर सारी पार्टियों का आदमी बैठा, भाई तो है ना। और हमारा तो कोई राजनीतिक विचार भी नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि हम तो भाई कांग्रेस को भी सपोर्ट करने को तैयार है। कांग्रेस कहे कि हिंदुओं के जितने भी अधिकृत जगह हैं उनको खाली करवाया जाएगा। अरे तेरे होने वाले बच्चे 150 साल तक खेती कर तो लेंगे जकोई। तू यूं बता, टेम्परेचर 58, मैंने ना यहाँ बाहर दिखेगी नहीं तेरे को, बेल लगा रखी है काफी सारी। और हमारी बेल है ना, वो जो रात की रानी की बेलें हैं, सूख गई। नीचे पानी खत्म नहीं होने दिया हमने। हरियाणा में तो पानी बहुत है, लेकिन ऊपर का जो टेम्परेचर है वो होने देगा तब करोगे खेती तो। तुम यही बात तो, तू वही आदमी ना जो ऊपर भी थोड़ी सी चूतियापंथी की बातें कर रहा था, जो कह रहा था कि हाँ 240 300 ये आ गया। अबे तू देख ही क्यों रहा है? अबे चूतिए भोसड़ी के, टेम्परेचर 58 डिग्री होगा, तेरी माँ का लोग बो देगा उड़े। तू फेंक के जाइए बीज, अगला भगवान उसमें तो उपजने नहीं देगा तो क्या कर लेगा तू? 150 साल, तेने ये पता 150 साल बाद की होएगी? 150 साल पता क्यों हुआ? 150 साल, आज से 150 साल पहले जाते तो 1857 का जमाना था, जिस टाइम पे वो रेड़े होते थे। अगर वो आदमी उस टाइम पे कहते 150 साल बाद भी हमारा बालक रहना ही चलावेगा, तो आज वो पता कौन होता? पागल कहते लोग उसको। 150 साल, बैंड चुत कल तक की, तू रात तक की गारंटी दे देगा तेरे जीने की? 150 साल आगे की गारंटी है मेरी। अब कभी पढ़ कि फूड क्यों चाहिए, हम खाना खाते ही क्यों हैं? जब उस खाना खाने की जरूरत ही खत्म हो जाएगी तो लोग ना समझेंगे कि इसने नाच में कितनी कहला लो यार, कितना ही समझा लो यार। यहाँ बात चल रही है भविष्य की। भाई कह रहे 150 साल की गारंटी है। 150 साल बाद इस पृथ्वी के ऊपर रहने लायक स्थितियां बचेंगी या नहीं बचेंगी, पूरी दुनिया के वैज्ञानिक इस चीज के ऊपर शोध कर रहे हैं। जितना टेम्परेचर राइज मारा है 2025 में, सोलर स्ट्रॉम आ रहा है। अभी अभी भी आया था 2024 में भी वो सोलर स्ट्रॉम, लेकिन उसकी जो डेंसिटी है वो बढ़ रही है सोलर स्ट्रॉम की। मैंने फोटो भी डाले थे रंगीन सी रोशनियों वाले। 2025 में तो बहुत बड़ी सोलर फ्लेयर आ रही है। और इसके
बीच में एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड भी पृथ्वी के पास से गुजरने वाला है, जो अगर अपने पथ से थोड़ा सा भी साइड उस साइड है तो पृथ्वी पर आ गिरेगा। जैसे सारे के सारे डायनासोर चले गए थे ब्रदर, वैसे हम चले जाएंगे। खेती का भविष्य नहीं है भाई। अपने बच्चों को खेती करना सिखाओ, खेती करना सीखना हमारा धर्म है। और मैं तो कहता हूं कोर्स में आना चाहिए कि खेती करना, लेकिन खेती के ऊपर निर्भर मत रहो। हाँ, तो अच्छी बात है ना, लोगों ने जितवाया, अमृतपाल जीत गया, वो आतंकी वो फारूक इंजीनियर जीत गया, तो अच्छी बात है ना लोगों, यार यही है डेमोक्रेसी। दैट्स व्हाई वी आर एंडिंग इट ब्रदर। इसीलिए तो हम इसको खत्म कर रहे हैं ना, डेमोक्रेसी को। डेमोक्रेसी में कोई भी जीत जाता है। हाँ भाई मैं पागल हो गया, छापा तू शाना है, तू एक काम कर, तू ग्रंथ लिख दे, ठीक है? तेरे को एक काम करते, तेरे को नोबेल दिलवा दे या ऑस्कर लेगा, साहित्य अकादमी अवार्ड दिलवा देते हैं, पद्मश्री। इतने शाने आदमी का तो भाई वैसे पद्मश्री में तो इज्जत कम होगी, भारत रत्न दिलवा देते हैं तेरे को। तू अपना काम भेज दे भाई मेरे को, मैं जाऊंगा मोदी जी के पास तेरे को भारत रत्न की अनुशंसा करने। तेरे जितना शाना आदमी देखा ही नहीं मैंने आज तक कभी भी। ओ हो भाई, बहुत शाना आदमी है तू। एक मिनट रुक जा। हाँ अब बोल। लोग है, लोग तो है ना सहारा रेगिस्तान में भी जीते हैं, जहां 60 से बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, लेकिन वहां मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है जीने के लिए। बाहर नहीं निकल सकते, अंदर रह के जिया जा सकता है 7% में भी। अरब कंट्रीज को देख ले, वहां पर भी इतना टेम्परेचर पहुंच जाता है, फिर भी वो जी रहे हैं। अब तू देख ही क्यों रहा है, तू जा क्यों नहीं रहा यार? हमारा और टाइम खराब करने लग रहा है। ओ श्रवण छापा तू भी जा, तेरा रतन मैं करवा दूंगा। तू मेरे को है ना एड्रेस लिख ले अपना, सारा का सारा काम, और एक वो बना के बायोडाटा सा मेरे को भेज दे, तेरे को भारत रत्न मिल जाएगा। चल अब तू बेफालतू का टाइम पास यार, इतनी अच्छी अच्छी बातों के बीच में है ना फलाना आदमी ने फलानी चीज कर दी, विजन की बात चली तो हमारा एमएलए विजनरी है। तुम्हारे एमएलए ने कौन सा आर्किटेक्चरल मार्वल बनवा दिया? हमारा एमपी विजनरी है। तुम्हारे विजनरी ने कौन सी डब्ल्यूटीओ के अंदर जाके प्रेजेंटेशन दे दी? छोटे छोटे छोटी बात तुम मुझे रहो यार। हाँ पता है भाई, तुम तो नकटे हो। तुमने यूं शर्म ना की तो हर चीज नहीं। तुम्हारा कोई यूं थूक भी दे ना, तुम तब ना जाओ, पता है मैंने, तुम बेशरम हो। जाओगे नहीं तुम, मत जाओ भाई। बैठा रहे बारना आगे बैठ जा आगे में। तुम रेगिस्तान में नहीं रहते, थार रेगिस्तान उस तरह का रेगिस्तान नहीं है जैसे रेगिस्तान होते हैं। तू कहाँ से है, जोधपुर से है या आगे बाड़मेर से? हम्म। आओ ना यार पवित्र भाई, बातें करते हैं। आप तो आंधी आ गई यार बहुत बुरी तरह। अबे तुम कर लियो खेती, 10 साल बाद याद करोगे, और जब 100 साल बाद इस चीज को कोई देखेगा तो वो कहेंगे जी देयर वाज सम विजनरी पीपल लाइक अमीर। वो बताते थे ये बातें, लेकिन मैं ये बातें तुम्हें समझाने के लिए नहीं बताता भाई। कसम से मेरा कोई मतलब नहीं है तुम्हें समझाने से, तुम्हें सुधारने से। मैं नहीं चाहता तुम सुधरो। तुम जैसे रह रहे हो वो परफेक्ट कंडीशन है तुम्हारे लिए। बहुत प्यारे रह रहे हो तुम बहुत अच्छे रहो। तुम ऐसे ही हंसते बसते रहो। मेरे को नहीं सुधारना कोई समाज, मैं नहीं समझा रहा तुम्हें। मैं ये बातें इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि ये बातें जब मैं किताब में लिखता हूं ना, तो फिर सेव करनी मुश्किल हो जाती है। मैं चाहता हूं कि मैं इन बातों को डिजिटली लिखूं। ये मैं डिजिटली अपनी बातें लिख रहा हूं और मैं इसको सेव कर दूंगा। 100 साल बाद या जब मैं 50 साल बाद जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, तब मैं इन बातों को सुना करूंगा। फिर मेरा बुढ़ापा कितने आनंद से कटेगा ना, कि देव लोहान तू तो यार सच में अमीर था, तू ये क्या क्या बातें करता था उस टाइम पे। अपने को तो ये तो नागौर रेगिस्तान है, बावड़ा आदमी। नागौर में रेगिस्तान कौन कहते? मेथी जाम में नागौर में जरे मेथी जाम और रेगिस्तान हो सके? बहुत उपजाऊ धरती है नागौर की। अगर पानी मिल जाए नागौर को तो भाई नागौर से उपजाऊ धरती नहीं है। लेकिन पानी तो तुम्हें मिलेगा नहीं, क्योंकि तुम जिसके पाड़े में बैठे हो खालिस्तानी हो, वही तो तुम्हें पानी नहीं दे रहे। दांत कम निकाल भाई, भाई हंसना जीवन है यार। छब्बा निकर मैं तो देख अभी भी निकर ही पहन रखी है। एक और और इट्स बड़ी कॉस्टली देन योर होल ऑफ द कॉस्ट्यूम मैन।
इट्स रियली ब्लडी कॉस्टली। बहुत, मतलब ये निकर महंगी आती है, पर्टिकुलरली लोअर से तो बहुत महंगी आती है। तो भाई निकर तुम भी पहने करो। है मैं नहीं, समाज का कोई होगा तो होगा, अपने को कोई वो नहीं है समाज समूह से। भाई समाज की अपनी गति है, समाज अपनी गति से बढ़ता रहे, समाज अपना जो कर रहा है वो भुगत रहा है। अच्छा करेगा तो अच्छा निकाल लेगा, बुरा करेगा तो बुरा कर लेगा। ब्रदर, आई रियली डोंट हैव एनी ड्रीम टू बिकम अ सोशल वर्कर और अ पॉलिटिशियन और काइंड ऑफ एनी इनकारनेटर या समाज विकास की ज्वाला जगाने वाला। ए ब्रो, मेरे मन में नहीं है कुछ। अगर मेरे मन में पॉलिटिक्स करनी होती तो मैं पार्टियों की पॉलिटिक्स करता भाई। अपने मन में नहीं है मेरे को। तुम्हारे सुधारने से भी मन में नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं ये चीजें क्यों कर रहा हूँ, मैंने तुम्हें बता तो दिया। तुम्हारा देखना भी जरूरी नहीं है। मैं अपनी चीज करूंगा, मैं इसको करके बंद करके सेव करके रख दूंगा, फिर मैं इसको 50 साल बाद खोल लूंगा। ठीक है। और तुम्हारी ये सारी गाड़ियां नीचे आएंगी, फिर मैं तुम सबको फोन किया करूंगा, जो जो जिंदा बचेंगे। टक 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 टक, फोन करने की जरूरत नहीं होगी। जब तो वीआर होगा, वर्चुअल रियलिटी आ चुकी होगी, मैं तुम्हें वीआर किया करूंगा। ठीक है। टक 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 टक, फिर मैं कहूंगा देख, मैं तो कहता था भाई। वो गणवेश कहते हैं उसको, वो सारा दिन नहीं पहना जाता। मैं तुम्हारे प्राउड के लिए नहीं जीता ब्रो। तुम मेरे ऊपर प्राउड करो, इसके लिए मैं कुछ ऐसी चीजें करूं जो सही नहीं है। इसका मतलब तो मैं भीड़ के लिए जी रहा हूँ, प्राउड के लिए जी रहा हूँ। ना सम्मान की चाहत, ना अपमान का डर। मेरे को तुम्हारे सम्मान की ही चाहत नहीं है, और मेरे को तुम्हारे अपमान का डर भी नहीं है। तुम कर रहे हो, मेरा मैं कर रहा हूँ। वाई ब्रो, ये सारी चीजें नहीं सोचते हमारे। भेजो ना यार, आप भेज रहे थे ना मेरे पास रिक्वेस्ट। भेजो आप, पवित्र भाई भेजो ना यार। बातें करते हैं ना सारे, स्कॉट होम सिंड्रोम से पीड़ित। अरे भाई, इनको कोई बोध नहीं है, और इनका कोई दुश्मन भी नहीं है। यकीन मानना मेरा, कोई इन आदमियों का दुश्मन नहीं है। ऐसे ऐसे आदमी दुश्मनी के लिए नहीं होते, क्योंकि ये आदमी, इनको हम आइसक्रीम पॉपुलेशन कहते हैं, और आइसक्रीम पॉपुलेशन को अपने पीछे लगाना बहुत आसान होता है। तो दे आर ब्लडी रिसोर्सेज। मुगल जब यहाँ पे आक्रमण करने आते थे तुर्कमेनिस्तान से, तो वो 200 300 500 600 ही आते थे। यहाँ आते ही वो 1000 10,000 20,000 हो जाते थे। कैसे? आइसक्रीम पॉपुलेशन, पैसे के लिए काम करने वाले लोग। और जब हमारे पास पैसा होगा, ये लोग हमारे लिए भी काम करेंगे। तो इन लोगों से नफरत मत करो। ये लोग बेचारे बहुत भोले लोग हैं, इनको समझ में नहीं आती बातें। मेरे डंडा कर दिया फोन कर करके परसों तो। 400 तो नहीं आई, 400 तो नहीं। मैं नरेंद्र मोदी हूँ, 400 नहीं आई, 400 नहीं आई। चलो यार, बहुत टाइम हो गया तुमसे बातें करते करते। तो भविष्य में मेरे को देखने वाले मेरे सारे के सारे दोस्तों, आज के 20 साल बाद, 30 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद, जब इस चीज को देखा जाएगा, तो 2024 का 18वीं लोकसभा का चुनाव पूरा हो चुका है। मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन ये अंतिम चुनाव था 18वीं लोकसभा का। इसके बाद चुनाव वैसे नहीं होंगे जैसे तुमने देखे हैं आज तक। दुनिया में बहुत भारी हंगामा मचा पड़ा है, बहुत ही भारी हंगामा मचा पड़ा है। और अगर मोदी जी प्रधानमंत्री ना बनते, तो 2 महीने के अंदर अंदर ही, मात्र 2 महीने के अंदर अंदर ही पेट्रोल का जो दाम है वो दुगना हो जाता है देश में। क्योंकि जो डील मोदी और पुतिन की, वो मोदी और पुतिन की डील है। नॉबडी एल्स इज अ पार्टनर ऑफ दैट डील। वो दो आदमियों की डील। तो पेट्रोल का रेट बढ़ जाता। चलो आप बच गए उन सारी चीजों से। दुनिया में अभी तीसरा विश्व युद्ध हो, कि तीसरी और साढ़े तीसरी कह सकते हैं, कि 3.5 स्टेज चल रही है, जहां पे डायरेक्ट बॉम्ब बहुत छोटे सेगमेंट में डालने शुरू हुए हैं, और अकाउंट बैलेंसिंग शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से सोना 75,000 पे पहुंच गया। वो अकाउंट बैलेंसिंग है। लोग डी डॉलराइजेशन कर रहे हैं। ठीक है। तो वो डी डॉलराइजेशन चलता रहेगा अभी। इस फिर से महीने 2 महीने बाद टाइम मिलेगा, तो 50 साल बाद देखने के लिए हम फिर से एक वीडियो रिकॉर्ड करें, और उस वीडियो में फिर मैं आपको बताऊंगा नई बातें। अच्छा, वो एक संगठन का नाम नहीं बताया था ना, बताऊं क्या है वो? अनुनाती। बहुत सारे संगठन हैं।
पार्टी जो ये पॉलिटिकल पार्टीज है ना, दे ऑल आर टूल टू दोज ग्रुप्स। विश्व युद्ध ऑलरेडी चल रहा है प्रकाश भाई। विश्व युद्ध का मतलब ये नहीं है कि जब बम गिरने लगेंगे तभी विश्व युद्ध होगा। अभी विश्व युद्ध जो है वो सेकंड स्टेज तक रहता है, कैपिटल के ऊपर, पूंजी के ऊपर। फिर सेकंड से थर्ड स्टेज पे वो आता है पार्शियल बॉम्बिंग्स पे। तो अभी पार्शियल बॉम्बिंग चल रही है। 3.5 मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी डीडोलराइजेशन ड्राइव भी शुरू हो गई है। ठीक है भाई, इतनी लंबी मत कर, तो मोदी नहीं आता। चलो अभी तो कुछ भी मान लो यार, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि अगर मोदी नहीं आता, अगर मोदी नहीं आता और कोई और प्रधानमंत्री होता तो पुतिन आपको सस्ता तेल देगा? अगर तुम्हें लगता है कि पुतिन तुम्हें सस्ता तेल देगा, और पर्टिकुलरली वो भी उन लोगों को जो यूरोप के फेवर में, कांग्रेस आते ही यूरोप का फेवर करेगी और यूक्रेन के पक्ष में बैठ जाएगी, क्योंकि क्राउन यूक्रेन का फेवर कर रहा है। जैसे ही आप यूक्रेन का फेवर करोगे तो आपकी जो ऑयल सप्लाईज है वो काट दी जाएगी। यही होता है दुनिया में ब्रो, आपको नहीं समझ में आएगा ये, और कोई बात नहीं, हमें आपको समझाना भी नहीं है। तो आप सबने इतनी देर तक मुझे सुना, मैं आपके हृदय में बैठे हुए उस परम पिता परमात्मा को नमन करता हूँ। मैं मेरे आराध्य महादेव तेजा जी को नमन करता हूँ। मैं मेरे पिताश्री महादेव को नमन करता हूँ। और आप सबके जीवन में, आप सबके जीवन में, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई मेरे को गाली देने वाला हो, मेरा हित सोचने वाला, अहित सोचने वाला कोई भी हो, आप सबके जीवन में परम पिता परमात्मा सुख रखें, हंसी रखें, खुशी रखें, और मुस्कुराते रहो। लोगों की जीत में मुस्कुराना सीखो, लोगों के अच्छे कामों में मुस्कुराना सीखो, लोगों के प्यार में मुस्कुराना सीखो, प्यार करना सीखो। ठीक है? हाँ यार, सर देखिए भाई बन गया ना लास्ट तक। मैं कह रहा ये भोले लोग हैं। तो आखिरी में कुछ ऐसे लोग देखने के लिए आए हैं जिनके लिए मैं कुछ और देर बोलना चाहता था लेकिन मैं नहीं बोल पाऊंगा। तो वो आखिरी दौर, लव यू सुंदर भाई। और यही भाईचारा बनाए रखनी है। सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए, ये दोस्ती रहनी चाहिए, ये यारी रहनी चाहिए। राजनीतिक पार्टियां बनेंगी और बिगड़ेंगी, तो सारे के सारे मेरे भाइयों, जय वीर तेजा जी महाराज, हर हर महादेव, जय जय श्री राम, लव यू। और तुम भी यही कहा करो यार, प्यार करना। देखो तो तुम मेरे को पास मैसेज करना लव यू के, मैं वापस करूंगा आई लव यू टू मैन। भाई प्यार कर सकते हैं आपस में।